तो अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओबीजी के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओबीजी। एक मिनट, स्क्रीन शेयर एंड शेयर। ओके, डू यू एबल टू सी समथिंग ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. यस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओबीजी नर्सिंग। देखो, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी नर्सिंग जो है, इसमें से अपने एग्जाम्स के अंदर काफी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। हर एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और ओबीजी जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, वेरी और वेरी सिंपल सब्जेक्ट है। क्या है? वेरी सिंपल सब्जेक्ट है। थोड़ी सी मेहनत कर लो ओबीजी में तो ये 8 से 10 क्वेश्चन जो है अपन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत अपन कर लेते हैं, 4 से 5 दिन अपन ओबीजी पढ़ लेंगे और ये 8 से 10 क्वेश्चन जो है अपने आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इनके ऊपर अपनी जो है पकड़ मजबूत हो जाएगी और हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। तो अपन बात कर रहे हैं ओबीजी के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यूट्रस। देखो, अपन ओबीजी जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ गया अपना ये वाला। देखो, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो होते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल और इंटरनल क्या क्या होते हैं? एक तो है ब्रेस्ट आ गया एक्सटर्नल में तो हाँ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। ब्रेस्ट है, वल्वा है, जो कुछ भी सारे हैं वो सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है। जबकि मैं बात करूं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की, तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर एक तो आ रहा है वेजाइना, ठीक है, और दूसरा आ रहा है क्या, सर्विक्स, ठीक है, तीसरा आ रहा है यूट्रस और चौथा आ रहा है ओवरीज। ये चार जो हैं वो ऑर्गन्स जो है वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं। याद रखना, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं। तो इनमें अपने को ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब, इनको छोड़ के बाकी जितने जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में वेजाइना। इसमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात होती है कि वेजाइना की पीएच जो है वो कैसी होती है, एसिडिक पीएच होती है। एसिडिक पीएच होती है वेजाइना की। और यहाँ पर एक कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं डोडरलिन्स बेसिलाई। स्क्रीन डोडरलिन शेयर नहीं हो रही है, है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? फोटो फोटो स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है क्या? आपकी फोटो आ रही है। मेरी फोटो आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है यार, आज तो एक मिनट, स्क्रीन तो शेयर कर रखी है मैंने, अभी भी मेरी फोटो आ रही है। और अब कौन सी फोटो आ रही है? आपकी है, हैं? आपकी है ये मेरी फोटो ही आ रही है, कुछ और नहीं आ रहा है? एक साइड में है। हैं? अच्छा, हाँ हो गया। हो गया? क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो मैंने इधर कर रखा था। अच्छा, बाकी सब लोगों को तो फोटो दिखाई दे रही है ना, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ? जी सर। ठीक है। तो मैंने कहा कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक मिनट, ब्रेस्ट हो गया, हाँ ब्रेस्ट हो गया, वल्वा हो गया, प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस वगैरह जो कुछ है वो सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं। और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं कौन कौन से, नाम बताइए। वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। हाँ हाँ, ये सारे जो है वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो देखो, अपन यहाँ बात कर रहे हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में, और यहाँ पर मैंने इसके बारे में बता दिया है। एक मिनट, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने बता दिया किसके बारे में, वेजाइना के बारे में बताया। अभी कुछ देख लिया था ना वेजाइना के बारे में, जो कुछ बताया था कि वेजाइना की पीएच जो है वो एसिडिक होती है, ठीक है। पीएच कैसी होती है? एसिडिक पीएच होती है। वेजाइना की पीएच जो है वो एसिडिक होती है। और ये एसिडिक पीएच क्यों होती है? डोडरलिन बेसिलाई के कारण। डोडरलाइन बेसिलाई होता है, इसके कारण जो है वो पीएच एसिडिक हो रही है वेजाइना की पीएच। अब मैंने कहा कि अपन बात करें सर्विक्स की। देखो सर्विक्स क्या है, सर्विक्स, और उसके बाद अपन बात करेंगे
यूट्रस की, और यूट्रस के बाद अपन बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब और उसके बाद ओवेरी की। तो देखो सबसे बाहर जो है ये है वेजाइना, ठीक है ना, ये वेजाइना, ठीक है। वेजाइना इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में देखो ये पीछे जो यूट्रस है जिसको अपन बोलते हैं गर्भाशय या यूट्रस, ये यूट्रस या गर्भाशय जो है इसको वेजाइना से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सर्विक्स। इसको अपन ने कहा सर्विक्स, ठीक है, ये सर्विक्स है। वेजाइना को यूट्रस से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर जो है वो है अपनी सर्विक्स। अब देखो यूट्रस जो है ये वाला पूरा यूट्रस, ये यूट्रस जो है, यूट्रस जो है इसके साइड में कुछ ट्यूब्स होती है, ये ट्यूब जो है ना, ये ट्यूब, ये यूट्रस के साइड में ये जो ट्यूब है, इधर वाली ट्यूब है, इधर ये जो ट्यूब है, ये वाली ट्यूब है यूट्रस के साइड में। तो ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को अपन कह रहे हैं, इस ट्यूब को अपन कह रहे हैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, ये होती है फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब, तो देखो अपन आगे बात करें कि यहाँ पर हो गया वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, और लास्ट में यहाँ पर है ये ओवेरीज। ये क्या है? ओवेरीज, ये है ओवेरीज, ठीक है। तो ये होते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन सारे के सारे, ठीक है। अब अपन बात करें कि यूट्रस के बारे में अपन स्टडी करना चाह रहे हैं, यूट्रस। तो देखो यूट्रस जो है वो एक तरह का पेल्विक ऑर्गन है। कब तक? जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में अप टू 12 वीक तक, 12 वीक तक यूट्रस पेल्विक ऑर्गन होता है, और उसके बाद में यूट्रस जो है वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ये यूट्रस जो है वो पेल्विक ऑर्गन किस तरीके से बन रहा है। देखो मैंने कहा कि जो है ये देखो ये अपना एक यूट्रस का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस, ठीक है ना, ये यूट्रस। अब देखो क्या होता है कि जब इसके अंदर बेबी ग्रो हो रहा होता है, बच्चा जब वृद्धि कर रहा होता है अंदर, तो ये बेबी अंदर ग्रो कर रहा है यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो यूट्रस जो है वो पेल्विक ऑर्गन होता है, मतलब अपना पेल्विक कैविटी जो होती है, पेल्विस, जो पेल्विस, पेल्विस जो है अपना पेल्विक बोन, पेल्विक कैविटी, उस पेल्विस के अंदर तक रहता है यूट्रस। कब तक? 12 वीक तक, 12 वीक तक। और 12 वीक के बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है यूट्रस भी बड़ा होता चला जाता है, फिर नेवल की साइज में, मतलब अपनी जो सुंडी जहाँ बोलते हैं ना नेवल, उस नेवल के इस लेवल पे आता है। उसके बाद में नेवल से और ऊपर जाता है, फिर उसके बाद में और ऊपर जाता है, कहाँ पर? जिफोइड प्रोसेस के लेवल पे चला जाता है। और इस तरीके से ये जो है आ, अपना यूट्रस जो है उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो 12 वीक तक यूट्रस कैसा है? पेल्विक ऑर्गन है, याद रखना, इस चीज को मत भूल जाना। 12 वीक तक यूट्रस पेल्विक ऑर्गन है, और 12 वीक के बाद में यूट्रस जो है वो कौन सा ऑर्गन है? एब्डोमिनल ऑर्गन, एब्डोमन में चला जाता है। इसलिए यूट्रस कैसा है? एब्डोमिनल ऑर्गन है 12 वीक के बाद में। तो देखो मैंने कहा कि अपन देखें, देखो यूट्रस जो है, यूट्रस मैंने कहा सबसे पहली बात, यूट्रस जो कैसा ऑर्गन है? पेल्विक ऑर्गन है। कब तक? 12 वीक तक। और उसके बाद में यूट्रस बन जाता है एब्डोमिनल ऑर्गन। यूट्रस कैसा है? होलो है, होलो मतलब खोखला है, और पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म का मतलब जो ऐसे एक गुंबद के आकार का नाशपति, होता है। हाँ नाशपति, बिल्कुल बोल दो। नाशपति से। पियर्स जो होते हैं उसके आकार का, गुंबद के आकार का, ठीक है, इस तरीके का आकार जो है उसको अपन ने बोला पायरीफॉर्म आकार का। और मस्कुलर ऑर्गन्स है, मतलब इसके अंदर मसल्स भी होती है, खोखला होता है, गुंबद के आकार का होता है, और मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका डायग्राम देखें अपन अलग से, तो नेक्स्ट पे कैसे जाते हैं। तो देखो ये जो है यहाँ पर, ये अपने एक यूट्रस का स्ट्रक्चर है, एक यूट्रस का स्ट्रक्चर है। इसको अपन कहाँ साइड में करें यार, यहाँ पर कर देते हैं। ये लो, ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है। देखो यूट्रस, तो यूट्रस में देखो ये मैंने कहा कि नीचे वाला ये जो पोर्शन है, यहाँ से नीचे नीचे ये वाला पोर्शन है वेजाइना का, ठीक है, ये वेजाइना का पोर्शन है। और यूट्र इसके ऊपर वाला, यहाँ से ऊपर का जो पोर्शन है वो सारा का सारा है यूट्रस। तो यूट्रस को वेजाइना से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा? सर्विक्स का। और सर्विक्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बॉडी फंडस, यूट्रस, ये मतलब ये यूट्रस है एक तरह का, यूट्रस के, यूट्रस का पोर्शन है। अब देखो अपन आगे चलें कि देखो कहाँ गया, एक मिनट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स।
अब बात कर रहे हैं यूट्रस के डायमेंशन की। डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी है यूट्रस की? लंबाई जो है, जैसे कि यूट्रस ये ऐसे है, मान लो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो है यूट्रस की नॉर्मली 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है यूट्रस की इधर से इधर, विड्थ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, नहीं इंच है वो। किस इसने क्या कहा? इंच नहीं, सेंटीमीटर ही है, ठीक है। चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही है सर। हाँ सेंटीमीटर ये। और इसकी मोटाई, जो थिकनेस है इसकी मोटाई, वो है 1.25 टू 2.5 सेंटीमीटर होती है इसकी ये थिकनेस, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि इसका वजन कितना होता है यूट्रस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि यूट्रस का वजन कितना होता है, उस वजन के बारे में बात करते हैं। तो कहाँ गया यार, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्लियर ऑल ड्राइंग्स। तो देखो यूट्रस का वजन जो है नॉर्मली 60 ग्राम होता है। एवरेज वजन यूट्रस का जो है वो 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम होता है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो बेबी ग्रो करता जाता है, यूट्रस का वजन लगातार बढ़ता जाता है। और एट टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 36 से लेकर 40 वीक के बीच जो है वो वजन यूट्रस का जो है वो 1 किलो हो जाता है। नॉर्मल यूट्रस का वजन कितना होता है? 60 ग्राम होता है। लेकिन जब टर्म प्रेगनेंसी मतलब 36 वीक, नॉर्मल प्रेगनेंसी मतलब 1 वीक से लेकर 40 वीक तक, 40 वीक तक होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है ना। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, मतलब 12 वीक का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 से लेकर मतलब 13 से लेकर 28 वीक तक सेकंड ट्राइमेस्टर, और 28 वीक से लेकर 40 वीक तक जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर। यहाँ लिखा ना नीचे देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब होता है? पहले 3 महीने, उसके बाद के 3 महीने, और उसके बाद के 3 महीने, मतलब 9 महीने की जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने जो है वो 0 से लेकर 12 वीक तक, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 वीक्स तक। देखो किसी को पूछ लो ना, मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब है, सेकंड ट्राइमेस्टर कब है, थर्ड ट्राइमेस्टर कब है, तो ये छोटी सी चीज जो है वो भी लोगों को याद नहीं रहती कि थर्ड ट्राइमेस्टर कब स्टार्ट होता है और एंड कब हो रहा है। 29 मतलब 28 तक होता है सेकंड ट्राइमेस्टर, और 29 से थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, और ये 40 वीक तक चल रहा है। थर्ड ट्राइमेस्टर कब तक चल रहा है? 40 वीक तक चल रहा है अपना थर्ड ट्राइमेस्टर। तो देखें, तो मैंने कहा कि ये जो यूट्रस है वो यूट्रस की पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो एक तो बोला इसने एंटी वर्टेक्स, और दूसरा बोला एंटी फ्लेक्शन पोजीशन। एंटी वर्टेक्स का मतलब होता है अंदर की ओर मुड़ा होता है यूट्रस, ऐसे। ये नीचे वेजाइना है और वेजाइना से ऊपर यूट्रस है, तो अंदर की ओर इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स का मतलब सीधा, और फ्लेक्शन का मतलब अंदर की ओर मुड़ा हुआ। वर्टेक्स मतलब सीधा, एकदम सीधा 90 डिग्री पे है, और उसके बाद में अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, एंटी वर्टेक्स और एंटी फ्लेक्शन। किसी एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि यूट्रस की जो है पोजीशन कैसी होती है। यूट्रस की पोजीशन जो है वो एंटी वर्टेक्स और एंटी फ्लेक्शन वाली पोजीशन होती है। एंटी वर्टेक्स और एंटी फ्लेक्शन वाली पोजीशन होती है यूट्रस की। तो देखो ये यूट्रस की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, और यहाँ पर क्या डायग्राम, कुछ नाम नहीं दिख रहे, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये नॉर्मल यूट्रस है, और अपन आगे बात करें कि कहाँ गया ये, यस, एक मिनट। सर एक एग्जाम में दोनों ऑप्शन थे, पोजीशन ऑफ यूट्रस एंटी वर्टेक्स या एंटी फ्लेक्शन, दोनों हाँ, ऑप्शन आए थे, और ऑप्शन उसने एंटी वर्टेक्स माना था, बट एंटी वर्टेक्स पहला ऑप्शन तो जस्ट हाँ। यही है, वर्टेक्स। दोनों में से कोई एक दे हम्म, तो फर्स्ट ऑप्शन हम्म, वर्टेक्स है, उसके बाद में हम्म, फ्लेक्शन है, ठीक है ना। पहला वर्टेक्स फिर हम्म, फ्लेक्शन, और दोनों पूछे तो दोनों तो है ही है अपने सामने। दोनों आई है सर। यार इस स्क्रीन को मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बात है। एक मिनट, मीटिंग कंट्रोल्स। तो देखो ये पोजीशन अपन ने देख ली, और प्रेगनेंसी की जो है पहले 3 महीने, उसके बाद 3 महीने, और फिर के 3 महीने, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर कब तक होता है, ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 12 वीक में, सेकंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 वीक में, ठीक है ना। और मतलब ऐसे करें तो 12 से 24 होता है, लेकिन अपन क्या होता है कि 13 से 28 होता है, और फिर जो है 29 से 40 वीक तक।
नॉर्मल मतलब टोटल 28 डेज, 280 दिन की प्रेगनेंसी, 9 महीने और 10 दिन की प्रेगनेंसी होती है, 9 महीने और 10 दिन, टोटल 28 डेज की प्रेगनेंसी है। उसके बाद अपन बात करें कि पार्ट्स ऑफ यूट्रस, तो देखो सर्विक्स जो है वो यूट्रस का पार्ट है, सर्विक्स जो है यूट्रस का पार्ट है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। यूट्रस जो है उसके स्ट्रक्चर में अपन ने देखा है कि जो, एक मिनट, ये जो है कहाँ गया प्रीवियस, एक मिनट, ये तो देखो नीचे क्या है, वेजाइना आ गया और ये सर्विक्स आ गया। जो नॉर्मली तो अपन ऐसा बोल रहे हैं कि भाई यूट्रस को जो है वो सर्विक्स से जोड़ने वाला पोर्शन क्या है, सर्विक्स, सर्विक्स जो है यूट्रस को वेजाइना से जोड़ने वाला सर्विक्स है। अब लेकिन देखो यहाँ पर सर्विक्स जो है ये भी खुद इस किसका पोर्शन है, अपने यूट्रस का पोर्शन है सर्विक्स खुद। एक मिनट, तो देखो यूट्रस के मेन 3 पोर्शन हो गए, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस, बॉडी और सर्विक्स, यूट्रस के 3 पार्ट हो गए। एक तो हो गया फंडस वाला पोर्शन, ये वाला जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा फंडस, और ये वाला पूरा जो पोर्शन है वो पूरा बॉडी, और नीचे जो पोर्शन है वो सर्विक्स, सर्विक्स वाला पोर्शन है। तो ये बॉडी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर होलो स्पेस होता है, और फंडस वाले पोर्शन के अंदर जो है यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है बच्चे का, और इधर बॉडी वाले पोर्शन में बेबी का ग्रोथ होता है, इधर बेबी का ग्रोथ हो रहा है। तो देखें इधर अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। देखो मैंने कहा कि जो फंडस है वो 1.5 सेंटीमीटर का होता है, सबसे ऊपर वाला फंडस 1.5 सेंटीमीटर का, बॉडी 3.5 से 4 सेंटीमीटर का, और सर्विक्स जो है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर का। 1.5 सेंटीमीटर फंडस फंडस और मैंने कहा देखो पूरा स्ट्रक्चर जो है अपन ने क्या कहा कि 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर में से 3.5 से 4 सेंटीमीटर ये हो गए, 1.5 सेंटीमीटर ये हो गया, 2.5 सेंटीमीटर ये हो गया, और बॉडी और सर्विक्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसे अपन इस्थमस बोलते हैं, और ये 0.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन मतलब जो स्पर्म और ओवम जो है उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से जो इम्प्लांटेशन होता है, इधर क्या है ओवरी है, ओवरी से क्या आया, ओवम आया, ठीक है, ओवम आया, और इधर वेजाइना से क्या आया, स्पर्म आया, इधर से स्पर्म आया, ये स्पर्म आया। स्पर्म और ओवम का जो है वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यहाँ ओवम आता है और इधर से स्पर्म आया, और यहाँ पर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जो है जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है जाइगोट, और ये जो जाइगोट है वो जाइगोट ट्रेवल करता हुआ वापस आता है, और इस फंडस वाले पोर्शन में क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। तो एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, फंडस में होता है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ये इन दोनों का निषेचन कहाँ पर होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। देखें अपन आगे, ठीक है। तो देखो अपने कहा कि 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस की 3 लेयर्स होती है। यूट्रस में मसल लेयर जो होती है वो 3 मसल लेयर्स होती है, यूट्रस की 3 मसल लेयर्स होती है, ठीक है ना। एक होती है पेरीमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, और एक होती है एंडोमेट्रियम। 3 मसल लेयर्स होती है यूट्रस की। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है यूट्रस की उसे बोलते हैं अपन पेरीमेट्रियम, ठीक है ना, और उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो देखो जैसे कि मान लो ये यूट्रस है, ये अपना यूट्रस है पूरा, ये यूट्रस, और यूट्रस के ऊपर सबसे ऊपर वाली जो मसल्स होती है, सबसे बाहर वाली जो मसल होती है उसको अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। और बीच वाली जो मसल लेयर होती है, बीच में जो मसल लेयर है और उसको अपन ने क्या कहा, ये बीच वाली जो मसल लेयर है उसको अपन ने कहा मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो मसल लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम 3 तरह की लेयर्स होती है अपने यूट्रस के ऊपर, ये तीनों लेयर्स जो है यूट्रस की। अब अपन बात कर रहे हैं कि यूट्रस जो है, कहाँ गया, कि
यूट्रस पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 लेयर्स होती है। यदि एंडोमेट्रियम, यदि प्रेग्नेंट वुमन है और उसकी एंडोमेट्रियम जो होती है उसको अपन बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है। डेसिडुआ, डेसिडुआ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना डेसिडुआ। ये देखो, ये जो डेसिडुआ है, डेसिडुआ क्या होता है? प्रेग्नेंट लेडी की यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो है उसको अपन बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है ना। देखो आपने जो सीजन होते हैं ना वर्षा, जैसे कि पतझड़ वाली सीजन जो होती है ना, पतझड़, पत्ते झड़ने वाली सीजन, पतझड़ सीजन, उसको अपन बोलते हैं क्या? डेसिडुअस सीजन। या डेसिडुअस प्लांट, मतलब जिनके पत्ते हर साल झड़ जाते हैं उनको बोलते हैं डेसिडुअस प्लांट। इसी तरीके से जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होती है कि आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाती है? झड़ जाती है, मतलब आफ्टर डिलीवरी जो है वो सेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं डेसिडुआ, डेसिडुआ कहते हैं, ठीक है। ये जो डेसिडुआ होती है वो डेसिडुआ अपने 3 तरह की होती है। डेसिडुआ बेसिलिस, कैप्सुलरिस और पेराइटलिस, ठीक है। ये काफी बाद की बातें हैं, एडवांस्ड बातें हैं, लेकिन जस्ट अभी मैं थोड़े नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि डेसिडुआ जो होती है उसके 3 लेयर्स, 3 जो है वो टाइप्स की होती है डेसिडुआ। डेसिडुआ कहते किसे हैं ये तो समझ में आ गया कि जो प्रेग्नेंट यूट्रस जो है उसकी एंडोमेट्रियम को अपन बोलते हैं डेसिडुआ। तो देखो जहां पर अपना ये जो इम्प्लांटेशन हो रखा होता है उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको अपन बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस। जिस जगह पर इम्प्लांटेशन हो रखा है उस जगह को बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। बाकी साइड वाली जो डेसिडुआ होती है उसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और जो बाहर वाली और साइड वाली जो कैप्सूल होती है उसको बोलते हैं डेसिडुआ वेरा या डेसिडुआ पेराइटेलिस। तो 3 तरह की डेसिडुआ होती है, ठीक है। डेसिडुआ, डेसिडुआ है क्या? ये याद रख लेना, डेसिडुआ है क्या कि प्रेग्नेंट वुमन की जो एंडोमेट्रियम है, प्रेग्नेंट वुमन की एंडोमेट्रियम, उसको अपन बोलते हैं डेसिडुआ। और डेसिडुआ 3 तरह की होती है, डेसिडुआ बेसिलिस, कैप्सुलरिस और पेराइटिस। बेसिलिस जो है जहां पर इम्प्लांटेशन हो रखा है उसके नीचे का पोर्शन, बाहर वाला कवरिंग करने वाला पोर्शन डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और उसका आउटर पोर्शन जो है वो उसको बोलते हैं डेसिडुआ वेरा या डेसिडुआ पेराइटेलिस कहा जाता है। तो अपन बात करें, देखो ये डेसिडुआ देख लिया, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटेलिस, 3 तरह की डेसिडुआ हो गई। सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का सेपरेशन जो है उस पोर्शन को अपन बोलते हैं डेसिडुआ स्पंजियोसम, ठीक है। तीन जगह से होता है। अब देखो मैंने कहा कि सर्विक्स जो है वो उसके 2 पोर्शन होते हैं। सर्विक्स है क्या? यूट्रस का पोर्शन है ना सर्विक्स, यूट्रस का पोर्शन है सर्विक्स। कौन सा? ये देखो, ये सर्विक्स, ये सर्विक्स जो है यूट्रस के 2 पोर्शन है। तो अंदर वाली सर्विक्स को अपन बोलते हैं एंडो सर्विक्स और बाहर वाली सर्विक्स को बोलते हैं अपन एक्टो सर्विक्स। सर्विक्स अंदर वाली को बोलते हैं अपन एंडो सर्विक्स, ठीक है। और बाहर वाली जो सर्विक्स वाला पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं एक्टो सर्विक्स। एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स, सर्विक्स के 2 पोर्शन हो गए, एक तो एंडो सर्विक्स और दूसरा हो गया एक्टो सर्विक्स, ठीक है ना। तो एंडो सर्विस जो इंटरनल अंदर जिस ओर से ओपनिंग से खुलती है उसको बोलते हैं इंटरनल ओस, और बाहर वाला जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल ओस। देखो ये यहाँ पर ये अंदर की ओर जो ओपनिंग होती है सर्विक्स की उसको बोलते हैं इंटरनल ओस, इंटरनल ओएस, इंटरनल ओस। बाहर वाली जो ओपनिंग है सर्विक्स की उसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल ओस, ठीक है। इसको अपन ने कहा एक्सटर्नल ओस, एक्सटर्नल ओस, ठीक है। तो ये सर्विक्स के 2 पोर्शन हो गए, एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स, एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स। और एक्टो सर्विक्स जो है जो बाहर जिस ओपनिंग से खुलती है उसको कहा एक्सटर्नल ओस, और अंदर की ओर जिससे खुला उसको कहा इंटरनल ओस, ठीक है। अब देखो एक्टो सर्विक्स और वेजाइना के बीच का जो पोर्शन होता है, वेजाइना और एक्टो सर्विक्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको अपन बोलते हैं फोर्निक्स, ठीक है ना। देखो देखो यहाँ पर ये कहा, देखो कि ये क्या है, देखो यूट्रस की स्ट्रक्चर है, और यूट्रस के अंदर देखो ये यूट्रस का यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया फंडस, नीचे वाला पोर्शन हो गया क्या बॉडी, ठीक है। और
ये वाला जो पोर्शन हो गया वो क्या है, सर्विक्स। ये वाला पोर्शन है यूट्रस का सर्विक्स हो गया, ठीक है, फंडस बॉडी और सर्विक्स। अब देखो सर्विक्स के मैंने दो पार्ट बताए, एक तो एंडो सर्विक्स और दूसरा एक्टो सर्विक्स। एंडो सर्विक्स अंदर की ओर जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरनल सर्वाइकल ओस या इंटरनल ओस, ठीक है। उसी तरीके से एक्सटर्नल बाहर की ओर वेजाना की ओर जो ओपनिंग हो रही है उसको अपन ने बोला एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस या एक्सटर्नल ओस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ क्या हो गया कि ये सर्विक्स हो गई यहाँ पर, ये सर्विक्स, और यहाँ पर है ये वेजाइना स्टार्ट हो रही है। तो सर्विक्स और वेजाइना के बीच का ये जो पोर्शन है, सर्विक्स और वेजाइना के जो बीच का पोर्शन है उसको अपन ने कहा, उसको अपन ने क्या कहा, फोर्निक्स, FORNIX। इसको अपन ने फोर्निक्स कहा, याद रखने वाली बात है कि इसको अपन फोर्निक्स बोलते हैं, इसको अपन ने फोर्निक्स कहा। एक मिनट, तो देखो ये फोर्निक्स क्या होता है। अब आपसे एग्जाम्स में कोई पूछ ले कि व्हाट इज द फोर्निक्स, तो अपन क्या कहेंगे, द स्पेस बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइना, the space between cervix and vagina is known as the fornix, it is the fornix, okay। So the next thing is, देखो फोर्निक्स जो है वो टोटल 4 इन नंबर होते हैं, 4 नंबर में होते हैं भाई। एक जो डब्बा होता है ना, कोई भी डब्बा होता है तो डब्बे के कितनी सतह होती है, 4 डब्बे होती है ना। इसी तरीके से एक ऊपर की सतह, एक नीचे की सतह और 2 साइड की सतह, इस तरीके से टोटल 4 सतह होती है, इसलिए 4 फोर्निक्स होती है, ठीक है। देखो मैंने कहा कि यूट्रस का वजन जो है वो पहले 60 ग्राम होता है। यूट्रस का वजन शुरुआत में कितना बताया अपन ने, कितना बताया है, 60 ग्राम। देखो यहाँ लिखा है ना, यूट्रस का वजन, नॉर्मल वजन जो है 50 से 80 ग्राम, और एवरेज यूट्रस का वेट कितना होता है, 60 ग्राम। और 8 टर्म, मतलब हर एक पॉइंट इसका जो है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि यहाँ पर जो है यूट्रस का नॉर्मल वजन कितना है, 60 ग्राम है, यूट्रस का नॉर्मल वजन 60 ग्राम है। अब क्या हुआ कि यूट्रस जो है वो यदि प्रेग्नेंट हो जाती है, लेडी इज प्रेग्नेंट, देन यूट्रस का वेट जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, और वेट ग्रो करता है, और जब टर्म प्रेगनेंसी आ जाती है, मतलब 36 से 40 वीक, एट टर्म याद रखना, टर्म प्रेगनेंसी का मतलब है 36 वीक से 40 वीक के बीच जो है वेट जो है वो कितना हो जाता है, 1 kg हो जाता है, यूट्रस का वेट 1 kg होता है 36 टू 40 वीक्स के बीच में। अब मैंने कहा कि डिलीवरी होने के कितने टाइम बाद जो है वापस वजन जो है नॉर्मल हो जाता है। यूट्रस का वजन पहले 1 किलो तक बढ़ जाता है, और डिलीवरी होने के बाद यूट्रस आफ्टर डिलीवरी वजन जो है 6 वीक के बाद, 6 सप्ताह बाद यूट्रस का वजन जो है वो 60 ग्राम हो जाता है। यूट्रस का वजन 60 ग्राम हो जाता है, कब हो जाता है, 6 वीक बाद। आफ्टर 6 वीक द वेट ऑफ यूट्रस केम डाउन टू 60 ग्राम, ठीक है। तो 60 ग्राम हो जाता है यूट्रस का वजन। कब हो जाता है 60 ग्राम, कब हो जाता है बताइए। हाँ कृष्णा, है, डिलीवरी, हाँ आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी के बाद 6 वीक पे, डिलीवरी के तुरंत बाद नहीं होता, 6 सप्ताह बाद जो है उसका वजन कितना हो जाता है, 6 वीक बाद वजन जो है वो 60 ग्राम हो जाता है, ठीक है ना। 6 वीक बाद जो है वजन 60 ग्राम हो जाता है। बिकम पेल्विक ऑर्गन, कौन, यूट्रस आफ्टर 66 वीक जो है वो 60 ग्राम हो जाता है। और मैंने कहा था कि यूट्रस क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन होता है नॉर्मली, लेकिन 12 वीक बाद यूट्रस क्या होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। 12 वीक के बाद एब्डोमिनल ऑर्गन बनता है, और डिलीवरी के बाद 2 वीक बाद, आफ्टर 2 वीक ऑफ डिलीवरी, ये फिर से जो है वो क्या बन जाता है, फिर से पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। कितने ही एग्जाम में से इस बॉक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है, कितने ही एग्जाम में इस बॉक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इतने छोटे सी जगह में से क्वेश्चन पूछा गया कितने ही एग्जाम में। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है, 60 ग्राम होता है साहब यूट्रस का नॉर्मल वेट। और यूट्रस जो है उसका कितने वीक बाद यूट्रस जो है वो पेल्विक ऑर्गन से एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। तो प्रेगनेंसी के 12 वीक बाद जो है यूट्रस जो है वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। कितने वीक बाद, 12 वीक बाद, 12 वीक बाद एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। और उसके बाद अपन बात करें कि जो है वो यूट्रस
डिलीवरी के बाद 2 वीक बाद फिर से वापस छोटा होता होता वापस पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। और डिलीवरी के बाद 6 वीक बाद 6 सप्ताह बाद जो है उसका वजन वापस जो है वो नॉर्मल 60 ग्राम हो जाता है। नॉर्मल 60 ग्राम हो जाता है। कब हो जाता है वजन? आफ्टर 6 वीक। की 6 महीने बाद ना? एक मिनट। तो देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि यूट्रस जो है वो वापस नॉर्मल कब आ जाता है, वजन में वापस नॉर्मल कब आ जाता है, और वापस वेट में वापस नॉर्मल कब आ जाता है, और वापस पेल्विक ऑर्गन वापस कब बन जाता है। तो पेल्विक ऑर्गन वापस बनता है 2 वीक आफ्टर डिलीवरी एंड 6 वीक आफ्टर डिलीवरी इट वेट्स कम टू नॉर्मल। देखो अपन ने कहा कि यूट्रस को कॉन्ट्रेक्शन करवाने के लिए, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल में क्या होता है कि ड्रग इंड्यूस्ड डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया और बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है वहां पर हॉस्पिटल के अंदर। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, और रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो उस समय डिलीवरी को तुरंत होने से रोकने के लिए और हायर सेंटर्स भेजने के लिए, रेफर करने के लिए कुछ इंजेक्शन लगा के भेजते हैं, ताकि रास्ते में जो है बच्चा डिलीवर होने से रुक जाए। ऐसे जो ड्रग्स दिए जाते हैं उन ड्रग्स को अपन बोलते हैं टोकोलाइटिक ड्रग्स, ठीक है ना। टोकोलाइटिक्स ड्रग्स के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से ड्रग्स जो है वो टोकोलाइटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, अपन आगे बात करें कि कहाँ गया यार, गेस्टेशनल एज और मेंस्ट्रुअल एज, ठीक है। कहाँ गया यार, गेस्टेशनल एज या मेंस्ट्रुअल एज, बच्चे की जो टोटल एज है उसको 280 दिन गिनते हैं अपन। और जबकि फर्टिलाइजेशन एज मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की जो एज होती है वो बच्चे का 266 डेज का प्रेगनेंसी पीरियड रहता है। जबकि टोटल प्रेगनेंसी यदि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट किया जाए तो वो रहता है 280 डेज। अब देखो अपन बात करें, यहाँ पर विशेष स्पेसिफिक बात है कि यदि बच्चे का जन्म 37 वीक से पहले हो जाता है, 37 वीक, मैंने क्या कहा, टर्म पीरियड कब होता है, टर्म प्रेगनेंसी का मतलब ये हुआ 36 वीक से 40 वीक के बीच में जो पीरियड होता है उसको टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं, टर्म। अब देखो 37 वीक, मैंने कहा 37 वीक से पहले यदि बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस बच्चे को प्री टर्म बेबी कहा जाता है, प्री टर्म डिलीवरी भी कहते हैं। 37 वीक से 37 वीक से 42 वीक के बीच में यदि बेबी की डिलीवरी होती है तो उसको अपन बोलते हैं टर्म डिलीवरी, ठीक है। और 42 वीक के बाद यदि डिलीवरी होती है तो उसको अपन बोलते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी, ठीक है। तो याद रखना कि 37 वीक से 42 वीक के बीच में डिलीवरी हो रही है तो वो नॉर्मल डिलीवरी है, ठीक है। लेकिन यदि उससे पहले या बाद में डिलीवरी हो रही है, इसका मतलब या तो पहले हो गई है ज्यादा जल्दी या फिर बाद में हो गई है। प्री टर्म उसको प्री मैच्योर भी कहा जाता है, पोस्ट टर्म या पोस्ट मैच्योर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ यूट्रस के बारे में। अब अपन बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट जो है वो मुलेरियन डक्ट से होता है, ठीक है। मुलेरियन डक्ट, सिर्फ नाम याद रख लेना, इतनी ज्यादा एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुलेरियन डक्ट से होता है। अब अपन बात करें कि यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। साल्पिंज भी बोलते हैं, SALPING, ठीक है ना, साल्पिंज, इसीलिए तो शब्द होता है ना सेल्पिंजाइटिस, PINGITIS। साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सेल्पिंजाइटिस, आइटिस कहीं पर भी लग गया मतलब वहां पर इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। सेल्पिंजाइटिस का मतलब हो गया फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन, फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन। और इसको एक नाम और होता है, ओविडक्ट के नाम से भी बोला जाता है। तो ये फेलोपियन ट्यूब, ये अपना हो गया क्या, यूट्रस हो गया पूरा का पूरा,
और यूट्रस जो है वो आगे इस ट्यूब के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इस ट्यूब को अपन ने बोल दिया क्या, ये है अपनी फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब दो होती है नंबर में, एक इधर और एक इधर, लेफ्ट और राइट, दो फेलोपियन ट्यूब होती है। और एक फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ए फेलोपियन ट्यूब। 1 सेंटीमीटर या फिर इसको 4 इंच भी कहा जा सकता है। कितना इंच, कितना इंच होता है 10 सेंटीमीटर 4 इंच। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब की लंबाई जो है वो 4 इंच या 10 सेंटीमीटर होती है। फेलोपियन ट्यूब जो है, इसकी अपन बात करें कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब के। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के? एक तो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है, एक इस्थमस होता है, एक एम्पुला और एक इनफंडिबुलम होता है। इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो देखें इधर बात करें अपन कि ये जो है अपना, ये फेलोपियन ट्यूब का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। और इस फेलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर में देखो, ये यहाँ पर जो है वो इनफंडिबुलम है। ये इसका लास्ट वाला पोर्शन जो है, इस लास्ट वाला पोर्शन, इसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से आगे ये क्या है, ओवेरी, OVARY, ओवेरी। इनफंडिबुलम से आगे क्या है, ये ओवेरी है। ठीक है, तो ओवेरी, ओवेरी से जो जस्ट यहाँ पर कुछ देखो, ये स्ट्रक्चर इस तरीके के छोटी छोटी अंगुलियों जैसी स्ट्रक्चर होती है, फिम्ब्रिया जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये फिम्ब्रिया, इनको अपन बोलते हैं फिम्ब्रिया, अंगुलियों जैसी स्ट्रक्चर, फिम्ब्रिया। ठीक है, और इसके साथ में जुड़ा हुआ ये जो पोर्शन होता है, इसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के आगे और फेलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा वाला जो पोर्शन है, ये सबसे लंबा पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन जो है, उसको अपन बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के आगे जो है ये पोर्शन, इसको अपन बोलते हैं इस्थमस। और इसके आगे वाला जो पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पोर्शन। इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पोर्शन। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या, इंटरस्टिशियल पोर्शन, उसके बाद में इस्थमस, उसके बाद में एम्पुला और उसके बाद में इनफंडिबुलम। ठीक है, दिख रहा है इंटरस्टिशियल पोर्शन, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल पोर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है यहाँ पर, ये क्या है, इस्थमस, ये पर एम्पुला और इनफंडिबुलम। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो देखो एम्पुला जो है वो सबसे लंबा पोर्शन होता है, सबसे लंबा पोर्शन होता है एम्पुला का। एम्पुला जो है ना, ये सबसे लंबा पोर्शन है। देख लिया एम्पुला, ये क्या है, सबसे लंबा पोर्शन है एम्पुला वाला पोर्शन, ये सबसे लंबा है। ठीक है ना, ये। इसके बाद में ये इस्थमस और ये इधर इनफंडिबुलम। इस्थमस और इनफंडिबुलम की बात करें तो देखो, इस इनफंडिबुलम जो है वो 1.25 सेंटीमीटर का है, और इस्थमस 2.5 सेंटीमीटर का है, और इंटरस्टिशियल पोर्शन फिर से 1.25 सेंटीमीटर का है। तो ये 4 पोर्शन होते हैं कहाँ पर, किसके, फेलोपियन ट्यूब के। अब देखो अपन बात करें कि फेलोपियन ट्यूब की जो है 2 ओपनिंग होती है, एक तो यूट्रस की ओपनिंग, यूट्रस साइड वाली, और दूसरी पेल्विस साइड वाली ओपनिंग। फेलोपियन ट्यूब की 2 ओपनिंग हो गई, एक तो यूट्राइन साइड वाली ओपनिंग और दूसरी कौन सी, फेलोपियन ट्यूब वाली। तो इधर यूट्रस जुड़ा हुआ है, इधर वाली यूट्राइन ओपनिंग हो गई फेलोपियन ट्यूब की, और इधर जो ये पूरी ओपनिंग है, ये कौन सी ओपनिंग है, पेल्विक ओपनिंग। पेल्विक ओपनिंग, ये पेल्विक ओपनिंग है। ठीक है, तो ये वाली पेल्विक ओपनिंग है। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि इनफंडिबुलम के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस बताएं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उनको अपन ने कहा फिम्ब्रिया। ये इनफंडिबुलम के आगे जो है, ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन है, ये फिम्ब्रिया, इनको अपन ने बोला फिम्ब्रिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर, अंगुली जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको अपन ने कहा फिम्ब्रिया। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन ने फिम्ब्रिया बोला, ये फिम्ब्रिया हो गए। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि वन फिम्ब्रिया की लेंथ इज ग्रेटर देन अदर अप टू ओवेरी। ठीक है, और ओवेरी की ओर जो फिम्ब्रिया होता है वो सबसे बड़ा फिम्ब्रिया होता है, उसको अपन ओवेरियन फिम्ब्रिया बोलते हैं। ये जो
ओवरी के साइड में जो सबसे फिम्ब्रिया होता है वो सबसे बड़ा फिम्ब्रिया होता है, जो ओवरी के सबसे नजदीक होता है। देखो ये फिम्ब्रिया बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ओवरी हो गया, देखो ये स्ट्रक्चर है। इधर ये वाला यूट्रस है पूरा का पूरा, ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, यूट्रस है। और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये पूरा का पूरा फेलोपियन ट्यूब है। इट इज द फेलोपियन ट्यूब, ये वाला फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब हो गया। और फेलोपियन ट्यूब से लास्ट वाला जो है इनफंडिबुलम, ये लास्ट वाला पोर्शन क्या है, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के आगे देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, अंगुलियों जैसे प्रोजेक्शंस बने हुए हैं। इन प्रोजेक्शंस को अपन ने क्या कहा, फिम्ब्रिया, इनको फिम्ब्रिया कहते हैं। और एक फिम्ब्रिया जो है वो बाकी फिम्ब्रिया से बड़ा होता है, उस फिम्ब्रिया को बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रिया। और ओवेरियन फिम्ब्रिया क्या करता है कि इस ओवेरी से जो ओवम निकलता है, ओवम जो निकलता है ओवेरी से, जो ओवम आता है, ये ओवम आया यहाँ पर, इस ओवम को कैच करने का काम करता है। और इस ओवम को कैच करके इसके अंदर, ट्यूब के अंदर ले जाता है। कहाँ पर, इसके अंदर एम्पुला के अंदर ले जाता है, ठीक है। एम्पुला के अंदर ले जाने का काम करता है कौन, ये जो फिम्ब्रिया है, इसको मतलब ओवम को कैच करने का काम करते हैं कौन, ये फिम्ब्रिया, ठीक है ना। तो चार, इस्टमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम और इंटरस्टिशियल पोर्शन, ये चार पोर्शन हो गए अपने किसके, किसके पोर्शन है, चार है फेलोपियन ट्यूब के। अब अपन बात करते हैं आगे कि देखो ये जो ओवम है, ओवम और स्पर्म, स्पर्म कहाँ से आया, मेल से आया। और ओवम कहाँ से, फीमेल के ओवरी से आया। तो इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 इसमें, 23 इसमें। और ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 46, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो इन 46 गुणसूत्र में से 23 गुणसूत्र मेल से आते हैं और 23 गुणसूत्र कहाँ से आते हैं, फीमेल से आते हैं। तो देखो ये 20 जैसे ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम है, उनमें से 22 एलोसोम है और एक ऑटोसोम है, 22 प्लस एक्स। और मेल के अंदर जो है 22 प्लस वाई होता है, स्पर्म के अंदर 22 प्लस वाई होता है। तो यदि मान लो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हुआ एक्स और वाई, फीमेल के अंदर जो है वाई, या कहाँ गया, तो इसका फर्टिलाइजेशन हुआ था 24XX या 24XY बनता है। यदि Y आता है इसका मतलब जो है वो मेल लड़का है, बॉय है। और यदि दोनों XX होते हैं तो दोनों XX है तो वो फीमेल है। हाँ, दोनों XX है तो फीमेल है और XY है तो मेल है, ठीक है ना। मेल का जो स्पर्म आता है उसके अंदर 22 प्लस एक्स भी हो सकता है और 22 प्लस वाई भी हो सकता है, क्योंकि मेल का क्रोमोसोम जो X प्लस वाई होता है, जबकि फीमेल में दोनों XX होते हैं। तो यदि मान लो मेल का स्पर्म के अंदर 22 प्लस एक्स है और फीमेल वाला तो 22 प्लस एक्स होगा ही, 22 प्लस एक्स और इसका एक्स दोनों यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, लड़की का जन्म होगा। जबकि यदि 22 प्लस एक्स और 22 प्लस मेल वाले वाई वाले क्रोमोसोम का फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक्स प्लस वाई हुआ और क्या होगा, मेल का जन्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओवम और स्पर्म का जो है वो, अब ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, यहाँ पर क्या बोला कि अपन ने बोला कि ये जो है क्या है, ओवम, ठीक है। ओवम, ओवम और स्पर्म, इन दोनों का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ सब, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा है, कहाँ पर हो रहा है, एम्पुला के अंदर। हाँ, एम्पुला की, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पोर्शन में है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। इस फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पोर्शन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन ने क्या कहा, जाइगोट, जाइगोट बोलते हैं, युग्मज, ठीक है। ये जाइगोट बन गया। और अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा आगे और उसके बाद में अपन इसको कहेंगे एम्ब्रियो, EMBRYO, ठीक है। एम्ब्रियो कब से कहेंगे, जाइगोट फर्टिलाइजेशन होने के बाद 8 वीक से अपन इसको कहेंगे एम्ब्रियो।
8 वीक से एम्ब्रियो कह रहे हैं। देखो ई एम्ब्रियो में क्या हो रहा है, एम्ब्रियो में क्या आ रहा है, EMBRYO एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में एस को ऐसे मिला लो, ये क्या बन गया 8। इसका मतलब एम्ब्रियो कब से स्टार्ट होगा, 8 वीक 8 से। ठीक है, 8 वीक से एम्ब्रियो होगा, 8 वीक से एम्ब्रियो हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन बाद तक जो है वो जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में रहता है, और उसके बाद 5वें 6ठे दिन तक जो है वो इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या करता है कि ये जाइगोट 5वें 6ठे दिन, यहाँ जाइगोट जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता है। फेलोपियन ट्यूब जो है, ये फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से क्या हुआ कि जो ओवम आया, और ओवम आया यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ओवम बन गया, मान लो ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। चलो ZYGOT, ठीक है, जाइगोट बन गया। कहाँ बना जाइगोट, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो 3 से 4 दिन तक ये जाइगोट कहाँ पर रहता है, फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है, और उसके बाद 5 और 6th डे पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। 6th डे, 6ठे दिन पर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है, और 10वें 11वें दिन इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। और इम्प्लांटेशन होता कहाँ पर है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है ना, यूट्रस के जो है बॉडी के अपर पार्ट में इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बना, जाइगोट बना यहाँ पर। और अब जाइगोट ये जो है वो 3 से 4 दिन तक इसके अंदर ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करता हुआ क्या हुआ, एम्पुला, एम्पुला से इस्थमस आएगा, और इधर इंटरस्टिशियल पोर्शन से होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, यूट्रस के अंदर आ जाएगा। और यूट्रस का ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, यूट्रस के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन, बॉडी, बस फंडस। ठीक है ना, फंडस और बॉडी जो है, तो अपन ने इसने देखो इन्होंने यहाँ लिखा है कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, यूट्रस के बॉडी के अपर पार्ट में जनरली इम्प्लांटेशन होता है। हो सकता है, और मैंने क्या बताया था पहले, फंडस में होता है। एक मिनट देखते हैं अपन कहाँ गया, बस बॉडी सर्विक्स अपर पार्ट ऑफ फंडस ही है सर। हाँ अपर पार्ट फंडस ही है। तो एक मिनट, तो इम्प्लांटेशन जो है वो जनरली अपर पार्ट में हो रहा है। देखो यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो देखो मैंने ये कहा कि ये जो है वो फंडस, ऊपर वाला फंडस हो गया, ये बॉडी हो गया, और ये सर्विक्स हो गया। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि इम्प्लांटेशन जो है वो बॉडी जो है, इस बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन में, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इधर ऊपर वाला पोर्शन है, इधर ऊपर वाला पोर्शन, ये बॉडी का ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ से क्या हुआ कि इधर से जाइगोट आएगा, और इधर आता हुआ यहाँ पर जो है यहीं कहीं इम्प्लांटेशन हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर। बॉडी के अपर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। बताओ। इम्प्लांट, कौन क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हो, कहाँ गए, एक मिनट, हाँ तो अपन आगे बात कर रहे हैं कि जाइगोट जो है वो 3 से 4 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में रहता है, 5वें 6ठे दिन से इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है, और 10वें 11वें दिन पे इम्प्लांटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पर होता है, एट अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अपर पार्ट में जो है इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, ओवम जनरली नॉन मोटाइल होता है, और स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है। मतलब ओवम जो है वो मूवमेंट नहीं करता, स्थिर रहता है, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता ओवम का। जबकि जो है वो स्पर्म जो है उसके अंदर खुद मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और ओवम जो है उसका लाइफ स्पान जो है 12 से 24 घंटे होता है। ठीक है, 12 से 24 घंटे जो है वो ओवम का लाइफ स्पान, 12 से 24 घंटे। जबकि स्पर्म का लाइफ स्पान जो है वो 48 टू 72 आवर्स तक होता है, 48 से 72 घंटे तक स्पर्म जिंदा रह सकता है। जबकि 12 से 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है कौन, ओवम। ओवम 12 से 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है।
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन में 61 डेज लगते हैं और उसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन में कितने दिन लगते हैं? 61 डेज लगते हैं। याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पर्म के फॉर्मेशन में 61 डेज लगते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और ओवम के फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 डेज, 6 से 8 दिन लगते हैं ओवम के फॉर्मेशन में। ओवम के फॉर्मेशन में ओनली 6 to 8 डेज लगते हैं, ठीक है, ओनली 6 to 8 डेज। और उसको अपन बोलते हैं, बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं oogenesis, और स्पर्म के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। आगे अपन बात करें, within a few minutes sperm is transferred from uterine cavity to fallopian tube। जो स्पर्म जो है वो बहुत कम टाइम में मूव करते हुए फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, और फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल सेल पाई जाती है जो कि मूवमेंट ऑफ ओवम एंड जाइगोट में हेल्प करती है। फेलोपियन ट्यूब की जो है वो एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो उनमें सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे मतलब फाइबर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। वो क्या करती है? ओवम को और जाइगोट को मूव करवाने में हेल्प करती है, ठीक है ना। सैल्पिंगोस्कोपी एक शब्द है, सैल्पिंगोस्कोपी। सैल्पिंगोस्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। दूरबीन डाल के फेलोपियन ट्यूब को देखने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं सैल्पिंगोस्कोपी। और स्टडी जो होती है उसको अपन बोलते हैं सैल्पिंगोग्राफ। फेलोपियन ट्यूब की स्टडी सैल्पिंगोग्राफ कहलाती है। फेलोपोस्कोपी, सैल्पिंगोस्कोपी का ही दूसरा नाम होता है फेलोपोस्कोपी, FALLOPOSCOPY, फेलोपोस्कोपी। तो ये हुआ फेलोपियन ट्यूब के बारे में। अब अपन बात कर रहे हैं ओवेरी के बारे में। ओवेरी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट कहाँ गया, दिस इज वन। ठीक है, तो ये ओवेरीज, ये वाला एक ओवेरी है, ठीक है। एक मिनट ना, एक मिनट। तो देखो अपन बात कर रहे हैं ओवरी के बारे में। ओवरीज, ओवरीज जो है उनकी साइज होती है 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 3 to 1। 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। और ओवरीज का वजन जो है वो 0.14 से 0.25 आउंस होता है। 1 आउंस का मतलब होता है 30 ml, 30 ml। 1 आउंस 30 ml, तो 0.25 का मतलब हो गया 7-8 ml के आसपास, इतना वजन होता है। और ओवरीज का जो फंक्शन है उसकी अपन बात करें तो ओवरीज का फंक्शन क्या होता है? ओवरीज के दो फंक्शन है। एक तो प्राइमरी फंक्शन जो है वो तो है प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ओवम का प्रोडक्शन करना ओवरीज का प्राइमरी फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ओवरी का एक काम तो हो गया साहब ओवम बनाना, और दूसरा काम हो गया रिलीज ऑफ हार्मोन। हार्मोन का रिलीज करना भी जो है ये काम हो गया किसका? ओवरीज का। तो ओवरीज के दो काम हो गए, ओवरी के दो काम हो गए साहब। ओवरी का एक काम तो हो गया क्या? ओवरी जो है एक काम तो करती है क्या? हार्मोन बनाना, ठीक है, रिलीज ऑफ हार्मोन। और दूसरा काम जो ओवरी का फंक्शन हो गया वो हो गया ओवम का सिक्रीशन, ओवम का सिक्रीशन। तो दो फंक्शन हो गए किसके? ओवरीज के। तो आगे बात करें कि ओवरीज जो है हार्मोन कौन कौन से रिलीज करती है? ओवरी जो है वो दो हार्मोन रिलीज करती है, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ओवरीज दो हार्मोन रिलीज करती है, याद रखना। ओवरी से रिलीज होने वाले दो हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज दो हार्मोन रिलीज करती है, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसका दूसरा नाम होता है फीमेल हार्मोन। एस्ट्रोजन इज आल्सो नोन एज फीमेल हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स के सिम्टम्स इसी के लेवल चेंजेस की वजह से आते हैं। जबकि मेल हार्मोन जो है वो मेल हार्मोन कौन सा होता है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेल हार्मोन होता है और फीमेल हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन होता है। तो अपन ने कहा कि ओवेरीज जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करती है। दो हार्मोन कौन से? एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन भी अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो ओवेरी जो है उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ओवेरी से ही ओवम बनता है और बाकी सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। पहले अपन ने कहा था इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहा था। तो इंटरनल के अंदर तो अपन ने कहा था वेजाइना है और यूट्रस है और फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज वगैरह जो है, और एक्सटर्नल जो है अलग। तो अपन यहाँ पर प्राइमरी ऑर्गन जो है वो तो ओवरी और बाकी सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, उन सब सारे ऑर्गन्स को अपन ने क्या कहा? ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। गोनेट्स का मतलब क्या होता है? मेल गोनेट्स का मतलब होता है टेस्टिस और फीमेल गोनेट्स का मतलब होता है ओवेरी। गोनेट्स जो है मेल गोनेट्स है ओवेरी और फीमेल गोनेट्स है ओवेरी और मेल गोनेट्स टेस्टिस। टेस्टिस से स्पर्म बनता है और फीमेल गोनेट ओवेरी से ओवम बनता है, प्रोड्यूसेस गैमेट, गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है। अब अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें दो तरीके के चेंजेस अपन देखेंगे। एक तो होगा कि ओवेरीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 28 डेज का एक साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने दिन का? 28 डेज। हाँ, 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मनीष यहाँ पर हो, सुन रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है। तो 28 डेज का मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है और 28 डेज देखो यहाँ पर ये गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25 और 26 27 28। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि फीमेल्स में हर महीने जो वेजाइना के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है उसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट जो है 4-5 डेज तक ब्लीडिंग होती है, उसके बाद में 6-7 डेज से लेकर जो है 14 डेज तक, 14 डेज तक क्या होता है मतलब ये यहाँ पर है, ये यहाँ से लेकर 14 डेज के ऊपर जो है वो ओवम का इजैकुलेशन होता है, ओवम आता है, ठीक है। और उसके बाद में यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो ठीक है, नहीं तो ये ओवम जो है बॉडी के साथ फिर से वापस बाहर निकल जाता है और फिर से ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसके बारे में अपन देखें, ये यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन की जरूरत है। 28 डेज होता है और वेरी करता है कि सारे लोगों में ऐसा नहीं है कि 28 डेज ही हो, कुछ लोग कुछ में 21 डेज से लेकर 35 डेज तक भी हो सकता है। 28 डेज से यदि मान लो 35 डेज हो गया है, इसका मतलब 12 महीना में जितने मेंस्ट्रुअल साइकिल होने चाहिए उससे कम होंगे। यदि डेज बढ़ गए, ज्यादा दिन का हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो क्या होगा? साइकिल की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है ना। यदि 35 डेज का साइकिल हो गया, मान लो साइकिल नॉर्मली कितना होता है 28 डेज का, यदि मान लो 30 डेज का 35 डेज का हो गया। आवाज आ रही है क्या? हेलो, यस सर आ रही है। ठीक आ रही थी या कम आ रही थी? बेटर है थोड़ी। हैं? अब कैसी है अभी आवाज? सही है। अब सही है ना? अरे यार मेरा क्या माइक ऊपर रह गया था इतनी देर, हो सकता है शायद आवाज नहीं आई हो आपके पास, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखते हैं अपन। तो देखो कृष्ण गोपाल, एक मिनट देखो,
तो अपन बात कर रहे हैं कि डेफिनेशन की, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन क्या होता है कि यूट्राइन ब्लीडिंग जो होती है, एवरी मंथ ब्लीडिंग जो हो रही है, उसको अपन बोल दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, एक नाम सुना होगा, हाइपोथैलेमो, HPO, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन, इन तीनों का क्या है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, मतलब एक लाइन है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन, GnRH। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पीयूष ग्रंथि के पास आता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इनको अपन बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और ये FSH और LH क्या करते हैं, ये आते हैं और ओवेरी पे अपना एक्शन डालते हैं, ठीक है। ओवेरी पे एक्शन डालने से FSH और LH, इन दोनों के एक्शन से क्या होता है कि ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओवम की साइज बढ़ना स्टार्ट होती है और ओवम बनता है। और दूसरा काम ये होता है कि ओवेरी जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये देखा अपन ने कि यहाँ पर जो है वो क्या है कि हाइपोथैलेमस है, जस्ट ये हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, GnRH, ठीक है। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है, एंटी पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, एक तो हार्मोन सिक्रीट करती है FSH और दूसरा सिक्रीट करती है LH। FSH का मतलब है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH है हो गया अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हो गया। तो FSH और LH दोनों हार्मोन किसके पास आते हैं, ओवेरी के पास आते हैं। और ओवेरी क्या करती है, एक तो ओवम की साइज बढ़ाना स्टार्ट करती है, ओवम बनाती है, और साथ साथ में क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या जाते हैं, यूट्रस में जाते हैं। और यूट्रस में क्या करते हैं, यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो है उसकी थिकनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाते हैं, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस काम करता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। इस तरीके से ये जो हार्मोन्स आ रहे हैं, ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि रेगुलेशन करते हैं, किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन करने का काम करते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के द्वारा। अब देखो यहाँ पर आगे देखें, ठीक है, ये काम हो गया, ये हो गया, ठीक है। FSH देखो, दो हार्मोन थे ना यहाँ पर, एक तो FSH और एक LH। FSH क्या करता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, और LH क्या करता है, ओवुलेशन, जो मैच्योर ओवम हो जाएगा, फॉलिकल जब बड़े हो जाएंगे तो उसको अपन ओवम कहेंगे, और ओवम जो है उसको ओवुलेशन करवाने का काम कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन जो है वो उसको। तो क्राइटेरिया क्या है कि HFO, मतलब ये सारे हार्मोन सिक्रेट होने चाहिए, एंडोमेट्रियम जो है वो काम करते रहनी चाहिए, तभी जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। और आउटफ्लो ट्रैक, मतलब वेजाइना मस्ट बी पेटेंट, जो है क्लियर होना चाहिए, ऑफ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर एक तो बात ये हो गई कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 डेज का, 28 दिन का। हाँ ठीक है, कम या ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब 4 से 5 दिन के अंदर कितनी ब्लीडिंग होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 35 ml ब्लीड होता है, 35 ml ब्लीडिंग होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। किसी में कम हो सकता है, 20 ml हो सकता है, किसी में 80 से 100 ml तक ब्लीडिंग हो सकती है। तो 20 to 80 ml तक ब्लीड होता है 4 से 5 दिन में। और एवरेज बात करें, एवरेज की बात करें तो एवरेज जो है वो 35 ml ब्लीड होता है। फर्स्ट 5 डेज जो है उसको ब्लीडिंग फेज अपन बोलते हैं।
नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को यू मेनोरिया कहा जाता है। यू जहां पर भी आता है, यू का मतलब होता है गुड, गुड मेनोरिया। यू मेनोरिया मतलब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 28 डेज में हो रहा है, जो ब्लीडिंग भी ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, उसको बोलते हैं यू मेनोरिया। यदि मान लो ब्लीडिंग अमाउंट जो है वो 20 ml से कम है, लेस देन 20 ml, लेस देन 20 ml है, तो उसको अपन ने क्या कहा, लेस देन 20 ml है तो उसको अपन ने कहा हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया लेस देन 20 ml। और हाइपरमेनोरिया क्या है, यदि 80 ml से ज्यादा ब्लीड हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 20 ml से कम यदि ब्लीड हो रहा है तो उसको अपन ने कहेंगे हाइपोमेनोरिया, और 80 ml से ज्यादा यदि ब्लीड हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे हाइपरमेनोरिया। ठीक है, 20 ml से कम तो हाइपोमेनोरिया, 20 ml से ज्यादा, 80 ml से ज्यादा तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे हाइपरमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया वाली कंडीशन। ठीक है, अब अपन आगे बात करें। देखो, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है किसी फीमेल के लाइफ में, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको अपन बोलते हैं मेनार्की। मेनार्की याद रखने वाली टर्म है, मेनार्की। मेनार्की एट प्यूबर्टी, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी जो फीमेल के लाइफ में होता है उसको मेनार्की बोलते हैं। और 10 से 16 साल की एज में जो है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मेनार्की में। ठीक है, और क्या होते हैं पीक एज फॉर मेनार्की, मैक्सिमम एज जो पीक एज होती है वो 16 साल होती है, और कई 10 साल 12 साल 14 साल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स कैन एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की एज हो गई है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी जो है वो आने के लिए जो है क्या होता है, 5 स्टेजेस होती है प्यूबर्टी की, 5 स्टेजेस होती है प्यूबर्टी की। ये 5 स्टेजेस प्यूबर्टी की कौन कौन सी होती है, अलग अलग जो है वो साइंटिस्ट ने अलग अलग बोला है। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला सबसे पहले थैलार्की होता है। थैलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, उसके बाद एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होता है, उसका हेयर का डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं एड्रीनार्की। उसके बाद में बच्चे की हाइट ज्यादा अचानक से बढ़ती है, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और उसको बोलते हैं अपन मेनार्की। तो सबसे पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, और उसके बाद होता है, उसके बाद किसका डेवलपमेंट हो रहा है, हेयर्स का डेवलपमेंट, उसके बाद हाइट का डेवलपमेंट, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है मेनार्की, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब 45 साल की एज के आसपास, 45 साल या 50 के साल की एज, 45 से 50 की एज के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीजेशन हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने बंद हो जाते हैं, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मीनोपोज। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीनोपोज। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मीनोपोज। ठीक है ना, मेनोपोज। मेनोपोज की एज क्या होती है, मेनोपॉज की एज जो है वो होती है 45 से 55 साल। तो रिप्रोडक्टिव एज कब कब से कब तक हो गई, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब ये हुआ कि जो है, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब ये हुआ कि जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हुआ, ठीक है ना, उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको अपन ने क्या कहा, रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, उसको अपन ने कहा रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है ना, ये रिप्रोडक्टिव एज। तो रिप्रोडक्टिव एज कितने साल का हो गया, 15 साल से लेकर 45 साल तक, लगभग जो है वो 25 35 45 30 इयर्स तक। एक फीमेल जो है वो 30 इयर्स तक जो है वो रिप्रोडक्टिव एज होती है, शी कैन रिप्रोड्यूस अप टू 30 इयर्स। ठीक है, तो आगे देखें अपन, फीमेल फीटस। फीमेल फीटस का मतलब हुआ क्या, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। ठीक है, तो फीटस जो है मतलब अभी मदर के पेट में जो बच्चा है, फीटस जो है उसको अपन ने कहा 20 वीक, मतलब उसके 20 वीक में उस बच्चे के अंदर जो है 7 मिलियन oocytes होते हैं। जन्म के टाइम 2 मिलियन oocytes होते हैं, और जन्म के बाद प्यूबर्टी की टाइम जो है उसमें बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 लाख oocytes। oocytes क्या होते हैं कि ये जो अपना ओवेरीज हैं, ये ओवेरी हैं, इस ओवेरी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले oocytes होते हैं, ये oocytes।
ठीक है। ये oocytes जब FSH हार्मोन आता है तो ये oocytes क्या करते हैं कि डेवलप करते हैं और प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाते हैं, थोड़ी साइज बड़ी हो जाती है। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल थोड़े और बड़े होते हैं, बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, और प्राइमरी फॉलिकल जो है वो बनाते हैं फिर मैच्योर फॉलिकल, और मैच्योर फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ओवम। और इससे जब LH हार्मोन आता है तो ये ओवम जो है इससे ओवरी से बाहर निकल जाता है, और पीछे जो स्ट्रक्चर बच जाती है, ओवम बाहर निकलने के बाद पीछे जो स्ट्रक्चर बच जाती है उसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। लुटियम। हाँ, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ये याद रखने वाली जो है इम्पोर्टेंट बात है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो इसको अपन ने कहा कार्पस ल्यूटियम। तो देखो ये कह रहा है कि जब बच्चा है, देखो जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और उसके बाद में क्या बना, फीटस बना। तो एम्ब्रियो कब तक है, 8 वीक तक है, और 8 वीक के बाद में क्या है, फीटस है। एक मिनट, 8 वीक के बाद में क्या है, फीटस है। एक मिनट, वो स्टेज होती है ना, मेरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, वो फिटस के अंदर होती है या एम्ब्रियो के अंदर? फिटस नहीं, सॉरी, एम्ब्रियो होते। हाँ तो अपन बात कर रहे थे इसके बारे में, क्या, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि जाइगोट जो है ना, जाइगोट में जो स्टेजेस आती है, ब्लास्टुला, गेस्टुला वगैरह, ये सारी स्टेजेस जाइगोट की होती है। जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियो, और उसके बाद अपन उसको बोलते हैं फीटस। ठीक है ना, तो जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। तो फीटस जो है उसमें अपन कहेंगे कि 20 वीक पे जो है उसके ओवरीज के अंदर, जब बच्चा अभी माँ के पेट में ही है उस समय उसके ओवरीज के अंदर कितने 7 मिलियन oocytes होते हैं। उसके बाद में oocytes की संख्या घटती चली जाती है, और जब बच्चे का जन्म होता है, बच्ची का, बेबी का जन्म होता है, तो उस समय जो है उसकी ओवरीज में 2 मिलियन oocytes होते हैं। और जब 14 साल की, 14, 15, 16 साल की एज हो जाती है बच्ची की, तो उसके ओवरीज में कितने होते हैं, 4 लाख, 4 लाख जो है वो oocytes होते हैं। ठीक है, तो ये होता है 4 लाख oocytes होते हैं। लेकिन 4 लाख oocytes सारे के सारे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्टिव एज, मतलब 30 साल की रिप्रोडक्टिव एज में जो है ओनली 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो पाते हैं। ठीक है ना, 28 डेज, मतलब 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग जो है वो एक फीमेल, एक लेडी जो है अपनी पूरी लाइफ में कंप्लीट कर पाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो एक तो होती है अपने यूट्रस के अंदर चेंजेस, और दूसरे होते हैं फॉलिकल्स, अपना ओवरीज के अंदर चेंजेस। एक तो यूट्रस के अंदर चेंजेस और ओवरीज के अंदर चेंजेस। यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। जबकि ओवरीज के अंदर जो चेंज, ओवरी के अंदर जो चेंज होते हैं 2 होते हैं, फॉलिकुलर और ल्यूटियल फेज। जबकि यूट्रस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज होती है। ब्लीडिंग, प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी फेज होती है किसके अंदर, देखो यहाँ पर ये जो है, एक मिनट, देखो यहाँ से, देखो ऊपर वाला सबसे बाहर वाला जो सर्कल है वो दिखा रहे हैं अपन। तो बाहर वाले सर्कल में ये ऐसा है कि सबसे जो है ये इधर यहाँ से स्टार्ट किया, और ये जो एक डे 1 लिखा हुआ ना यहाँ पे, डे 1 यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक, ये यहाँ बाहर वाला सर्कल दिखा रहा है 14 दिन तक, अप टू 14 डेज तक क्या दिखा रहा है, फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज दिखा रहा है, फॉलिकुलर। हाँ फॉलिकुलर फेज है ये, फॉलिकुलर फेज नाम याद रखना, फॉलिकुलर फेज।
और फॉलिकुलर फेज के बाद में 14 दिन के बाद में क्या हो रहा है, 15 दिन से लेकर बाकी के 28 डेज तक जिस फेज का नाम है उसको अपन ने कहा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल हाँ, ल्यूटियल फेज। तो फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज ये दोनों फेजेस कहाँ हो रही है, ओवेरी के अंदर। देखो मैंने कहा था कि ये जो ओवेरी है इसके अंदर क्या होता है, प्राइमोर्डियल, ये जो फॉलिकल्स हैं, सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर क्या बनते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल से क्या होता है, ओवम बाहर निकल जाता है और पीछे क्या बचता है, कार्पस ल्यूटियम, पीछे कार्पस ल्यूटियम बचता है। तो ये ओवम बाहर निकलता है कब, 14 डे पर, 14 दिन पे। तो यहाँ पर ओवुलेशन होता है करीब 12 से लेकर 16 दिन के बीच में, लगभग ये गिना जाता है कि 14 दिन तक ओवुलेशन हो रहा है। जब ये ओवम यहाँ पर ग्रो कर रहा है, यहाँ से छोटा था, फिर यहाँ पर ये प्राइमोडियल फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, ग्रेफियल फॉलिकल बना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसका विकास हुआ, इसमें इसको जो टाइम लगा 14 दिन लगे, उस स्टेज को अपन में बोला फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज। और इसके बाद में ओवम बाहर निकल गया, ओवुलेशन हो गया, ओवम बाहर निकलने को अपन बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है उसको अपन बोलते हैं एलएच हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और ओवम को वृद्धि करने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो हार्मोन होता है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एफएसएच की जो है वो प्रभाव में होता है ये फॉलिकुलर फेज, और उसके बाद जो है कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो उस फेज को अपन बोलते हैं ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज चलती है कब तक, 28 डेज तक चल रही है। कौन सी, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज चल रही है 28 डेज तक। ठीक है, तो उसके बाद में अपन देखें यहाँ पर कहाँ गया, तो ये चेंजेस तो हुए थे कहाँ पर, ओवेरी के अंदर। दो चेंजेस हुए, तो फॉलिकुलर फेज का और दूसरा ल्यूटियल फेज का। अब यहाँ पर ओवेरी क्या करती है, एक दो हार्मोन और सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवेरी सिक्रीट कर रही है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो देखो जब क्या हुआ कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ कि ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, और फर्स्ट 5 डेज तक क्या होता है, ब्लीडिंग, यूट्रस लाइनिंग ब्रेक्स डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन अकर्स। ठीक है, ब्लीडिंग होती है। उसके बाद 6 दिन से लेकर कहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, ये यूट्रस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं कि यूट्रस जो है, पहले जो पुरानी वाली जो इसके अंदर एंडोमेट्रियम मोटी हो रखी थी, 1 से लेकर 5 दिन तक तो पुरानी वाली एंडोमेट्रियम निकल जाती है और ब्लीडिंग होती है। उसके बाद में जो नई एंडोमेट्रियम वापस बनती है, इसके अंदर नई एंडोमेट्रियम बनती है 6 से लेकर 10 दिन तक। ठीक है, और 10 दिन के बाद में देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि ओवुलेशन के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम रेडी रहते हैं, यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओवम आएगा और यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो है ल्यूटियल फेज, उसके बाद यहाँ से चलती है ल्यूटियल फेज, और उसके बाद यदि मान लो यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो यूट्रस लाइनिंग धीरे हो सकता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इन दिनों में भी यूट्रस जो है वो उसकी साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। और अभी तक यदि मान लो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर क्या होता है कि फिर से वापस जो है ये फेज आ जाती है, कौन सी वाली, ये ब्लीडिंग फेज फिर से वापस स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से 28 डेज का साइकिल चलता है। तो ओवम के अंदर जो है, ओवेरी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो तो होता है फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। जबकि जबकि अपना जो है यूट्रस जो है इसके अंदर 3 फेजेज आते हैं। सबसे पहले ब्लीडिंग फेज होती है, उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज, और उसके बाद में सिक्रेटरी फेज। ब्लीडिंग फेज 1 से 5 दिन तक, उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज आती है, और उसके बाद में फिर से वापस सिक्रेटरी फेज आ जाती है। कहाँ गए, यदि मान लो कहा जाए कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूअस है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, हर महीने ब्लीडिंग आ रही है, इसका मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। यदि प्रेगनेंसी हो गई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। ठीक है ना, इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट है इसका मतलब लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन कंफर्मेटरी अपन नहीं कह सकते कि लेडी इज द प्रेग्नेंट। कोई और भी कारण हो सकता है कि लेडी प्रेग्नेंट है, लेकिन कंफर्म अपन नहीं कह सकते कि सी इज द प्रेग्नेंट। एक मिनट,
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दो तरह के चेंजेस हो रहे हैं, एक तो ओवेरियन चेंजेस और दूसरा यूटेराइन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस और यूटेराइन चेंजेस, ओवेरियस के अंदर दो फेजेस मैंने बता दिए, एक तो कौन सा होता है फॉलिकुलर फेज और दूसरा ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज कब से कब तक है, 6 से लेकर 14 दिन तक है फॉलिकुलर फेज, और दूसरा ल्यूटियल फेज कब तक है, 15 से लेकर 28 दिन तक ल्यूटियल फेज है। और दूसरा अपन ने बात किया यूटेराइन चेंजेस, यूट्रस में जो चेंजेस हो रहे हैं यूटेराइन चेंजेस। तो यूट्राइन चेंजेस जो है वो कब हो रहे हैं, यूट्राइन चेंजेस तीन तरीके के हो रहे हैं, एक तो ब्लीडिंग फेज हो रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा है और सेक्रेटरी फेज हो रहा है। ब्लीडिंग फेज है जो 1 से 5 दिन तक हो रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज 6 to 14 डेज तक है, और फिर उसके बाद में सेक्रेटरी फेज जो है वो 15 से लेकर 28 दिन तक है। फॉलिकुलर फेज, सबसे पहले बात किया फॉलिकुलर फेज, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इमेच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल जो है उससे 14वें दिन पर क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, उसको ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। एलएच हार्मोन की उपस्थिति में ओवुलेशन होता है। एलएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। याद रखने वाली बात है कि ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो अपन कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच हार्मोन इज जो है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज ओवुलेशन फॉर ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एफएसएच का लेवल, एफएसएच और एलएच का लेवल ज्यादा कब होगा, देखो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो है वो ज्यादा कब होगा, ज्यादा कब होगा, बिफोर ओवुलेशन। ओवुलेशन कब हो रहा है, 14 डे पर, तो 14 डे से पहले जो है वो एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल, दोनों का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कब ज्यादा होगा, देखो प्रोजेस्टेरॉन का होता है बाद में, मतलब आफ्टर ओवुलेशन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बाद ज्यादा होता है, और एस्ट्रोजन का लेवल जो ज्यादा कब होता है, बिफोर ओवुलेशन, ठीक है ना। एस्ट्रोजन का लेवल ओवुलेशन से पहले ज्यादा होता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ओवुलेशन के बाद में ज्यादा होता है। ये जो बातें हैं काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इनको याद रखना भी काफी जरूरी होता है। देखो ओवुलेशन के बाद में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद में ग्रेफियन फॉलिकल जो है उसमें से ओवम बाहर निकल जाता है, पीछे जो स्ट्रक्चर बचती है उसको अपन ने कहा क्या, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसको अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वही कार्पस ल्यूटियम ओवुलेशन के बाद में ही बनती है, इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट करती है, और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम बनती कब है, 14 डे के बाद में। तो 14 डे के बाद में जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है, जबकि एस्ट्रोजन का लेवल कब ज्यादा होता है, बिफोर ओवुलेशन। ओवुलेशन होने से पहले जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो ग्रो करने वाला फॉलिकल है, वो ग्रोइंग फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है। ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है कब ज्यादा हो रहा है, बिफोर ओवुलेशन। ओवुलेशन होने से पहले जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या कहा कि दो फेज होती है, कहाँ पर, एक फॉलिकुलर फेज और दूसरी ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। हाँ। तो फॉलिकुलर फेज जो है उसमें तो क्या बनता है, एफएसएच और एलएच की उपस्थिति में क्या होता है, ओवम बनता है, और एलएच की उपस्थिति में जो है ओवम रिलीज होता है, ठीक है, एफएसएच और एलएच की उपस्थिति में। जबकि ल्यूटियल फेज जो है वो कब की फेज है, ल्यूटियल फेज ओवुलेशन होने के बाद की फेज जो है। फॉलिकुलर फेज और इधर ल्यूटियल फेज, 14 दिन के बाद जब ओवुलेशन हो गया उसके बाद की जो फेज होती है ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि ग्रेफियन फॉलिकल जो है उसमें से ओवम बाहर निकल जाता है, पीछे जो स्ट्रक्चर बचती है उसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम से जो है क्या होता है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इसका मतलब ल्यूटियल फेज जो होती है उस दौरान कार्पस ल्यूटियम क्या करती है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट कर रही है, किसका सिक्रेशन कर रही है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेट, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मैक्सिमम लेवल कब होता है, तो यहाँ पर याद रखना कि करीब 21-22 दिन के आसपास जो है, कुछ एग्जाम्स कुछ बुक्स में 25 दिन भी लिखा है। तो मतलब ओवुलेशन के बाद में ये जो पीरियड है 21, 22, 23, 24, 25, इन दिनों में जो है वो मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को
बनाए रखने का काम करता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो है ना, लेयर, 3 लेयर बताई थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो सबसे अंदर वाली लेयर जो एंडोमेट्रियम, ये क्या करती है कि हर महीने जो है वो पतली हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, तब उसके बाद फिर से वापस मोटी होती है, ठीक है ना। तो जब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि इस अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर, इस लेयर को बना के रखता है। यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाए, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए, तो ये लेवल, ये एंडोमेट्रियम जो है वो टूट जाएगी, टूट के गिरने लगेगी, और क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, 2 फेजेज अपने बताइए किसकी, कहाँ पर 2 फेजेज हो रही है? 2 फेजेज, एक तो मैन हाँ, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज दोनों कहाँ हो रही है? ओवरी के अंदर हो रही है, ठीक है। जबकि 3 फेजेज जो है वो कहाँ पर हो रही है? 3 फेजेज कहाँ पर हो रही है? यूट्रस के अंदर। हाँ, यूट्राइन 3 फेजेज हो रही है, यूट्रस वाली 3 फेजेज हो रही है। तो फैट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम का भविष्य क्या है? अपन बात करें कि कार्पस ल्यूटियम जो है, इसका क्या भविष्य है? कार्पस ल्यूटियम होता क्या है? मैंने बता दिया आप लोगों को। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है कि ये जो ओवेरी होती है, ये ओवेरी, हाँ, ओवेरी के अंदर जो मैच्योर फॉलिकल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। और इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर अंदर क्या होता है? ओवम होता है। और ये ओवम जब 14 डेज बाहर निकल जाता है, और पीछे जो स्ट्रक्चर बचती है, ये जो स्ट्रक्चर पीछे बच गई जिसमें से ओवम बाहर निकल गया, उसको अपन ने बोला कार्पस ल्यूटियम। कार्पस लूटियम। हाँ, ये कार्पस ल्यूटियम का भविष्य क्या है? अब अपन बात करें कि कार्पस ल्यूटियम का आगे क्या होगा। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, मतलब ये जो ओवम बाहर निकला, इस ओवम के साथ में स्पर्म आके मिल जाता है, और यदि मान लो जाइगोट बन जाता है, ठीक है, जाइगोट बन जाता है, तो ये जाइगोट क्या करता है कि आगे जाकर कहाँ इम्प्लांटेशन हो जाता है इस जाइगोट का? इस जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। Yes. और यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो गया, तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो 3 महीने तक बनी रहेगी। कार्पस ल्यूटियम 3 महीने तक बनी रहेगी, ठीक है। और कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? प्रोजेस्टेरोन। हाँ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है कार्पस ल्यूटियम। तो यदि मान लो कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन भी बनी रहेगी, बना रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रीट होता रहेगा। और मैंने कहा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि इस एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम करता है। यदि मान लो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता रहेगा, तो एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं, एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो इसका मतलब प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम जो बना है, ये कार्पस ल्यूटियम जो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, और उसको अपन बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। और 26 से 28 दिन के बाद में जो है वो कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, कार्पस एल्बिकेंस खत्म हो जाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल धीरे से अचानक से कम हो जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हुआ, तो ये जो है एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये कार्पस ल्यूटियम का भविष्य है। ये कार्पस ल्यूटियम, ये देखो, ये फैट ऑफ कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर बताया, देखो यहाँ पर ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या बना है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल। उसके बाद में ये है प्राइमरी फॉलिकल। कौन सा वाला? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, ये और बड़ा हो गया, और इसके अंदर क्या बना? सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में ये जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन गया, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, इसके अंदर क्या है? ये oocyte है, ओवम है, ठीक है ना। और LH हार्मोन आएगा, और इस ग्रेफियन फॉलिकल में से ये ओवम बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये oocyte, ये ओवम बाहर निकल जाएगा, इसी को अपन बोलते हैं ओवुलेशन हो जाएगा। और ओवुलेशन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर पीछे जो बच गई, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या कहा? कार्पस ल्यूटियम है ये कार्पस ल्यूटियम है। और कार्पस ल्यूटियम क्या करती है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? प्रोजेस्टेरोन। हाँ, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम के साथ दो कंडीशन हो सकती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो ये कार्पस ल्यूटियम कितने महीने तक? 3 महीने तक बनी रहती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और 3 महीने बाद जो है वो इसके अंदर क्या बन जाता है? प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आंवल जिसको बोलते हैं हिंदी में,
ये प्लेसेंटा बन जाता है और 3 महीने बाद प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस बन जाती है, डिसअपियर होने लगती है। कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस बन जाती है और कार्पस एल्बिकेंस नष्ट हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन अचानक से कम होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कम होते ही क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये हुआ साहब, अपन ने देख लिया कार्पस ल्यूटियम का भविष्य क्या है। अब बात करते हैं यूट्राइन चेंजेस की। यूट्रस के अंदर किस प्रकार के चेंजेस आते हैं और यूट्रस के, तो ब्लीडिंग फेज होती है सबसे पहले, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। 3 फेजेस बताइए यूट्रस के अंदर 3 फेजेस होती है। कौन सी? एक तो होती है ब्लीडिंग फेज और दूसरी ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। ठीक है ना, ये देखो कहाँ गया ये ब्लीडिंग फेज हो गया 1 से 5 दिन तक। उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज होता है 6 से लेकर 14 दिन तक। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज। और उसके बाद का ये जो फेज होता है उसको सेक्रेटरी फेज बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्पस ल्यूटियम जो क्या करता है, सिक्रीशन करता है, किसका? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है, इसलिए ये सेक्रेटरी फेज है। और जब तक प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता रहेगा एंडोमेट्रियम जो वो बनी रहेगी, एंडोमेट्रियम की शेडिंग नहीं होगी। अब अपन बात करें आगे, फैट ऑफ कार्पस ल्यूटियम अपन ने देख लिया और ये भी देख लिया, हार्मोनल चेंजेस भी देख लिए और ये देखा, देखो अपन ने देखो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, कहाँ गया ये, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल बड़ा हुआ, ठीक है, फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, ठीक है, और ये ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। इससे क्या हुआ, यहाँ पर ये ओवुलेशन हो गया और पीछे क्या बच गया, ये कार्पस ल्यूटियम बच गया। कार्पस ल्यूटियम जो है वो थोड़े दिन तक मेंटेन रहता है और उसके बाद नष्ट हो जाता है यदि 28 डेज पर, तो उसको बन जाता है कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, अब देखो जिस दिन ओवुलेशन हो रहा है उस दिन एलएच का हार्मोन एलएच हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा है। एफएसएच का लेवल कब हो रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, मतलब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है उस फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन होता है उसको अपन बोलते हैं एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर को स्टिमुलेट मतलब बड़ा करने का काम करता है, तो इसका लेवल शुरुआत में ज्यादा होता है एफएसएच का, और धीरे धीरे एफएसएच का लेवल कम होता चला जाता है और एलएच का लेवल अचानक से बढ़ता है 14 डे पर, और अचानक से इसमें ग्रेफियन फॉलिकल में से क्या होता है, ओवम बाहर आ जाता है, ओवुलेशन हो जाता है और उसके बाद में एलएच का लेवल अचानक से कम हो जाता है। एलएच के लेवल अचानक बढ़ने को अपन बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज, एलएच का लेवल अचानक से बढ़ जाता है उसको अपन बोलते हैं एलएच सर्ज। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ओवम है वो ये हार्मोन भी सिक्रेट कर रहे हैं, ओवरी जो है वो ये हार्मोन भी सिक्रेट कर रही है। कौन से? एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रेट कर रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, तो एस्ट्रोजन हार्मोन तो पहले सिक्रेट हो रहा है और 14 डे से थोड़ा पहले तक मैक्सिमम होता है, और 14 डे के बाद में क्या होता है कि कार्पस एल्बिकेंस ये कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। कार्पस ल्यूटियम बन जाता है तो देखो पहले क्या था कि ये जो काला वाला लाइन है ना, ये काली लाइन है, ये काली लाइन बताती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल पहले कम होता है, 14 डेज के बाद धीरे धीरे ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और अचानक 21वें दिन के आसपास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल मैक्सिमम होता है और उसके बाद धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगती है, कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है और धीरे धीरे कार्पस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल फिर से कम हो जाता है। और जैसे इसका लेवल कम हो गया तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है वो शेडिंग हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये बताया कि यूट्रस की जो है वो कैविटी, एंडोमेट्रियम जो है उसकी स्ट्रक्चर बताइए कि 0 जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे शेडिंग होती जाती है और एंडोमेट्रियम जो है बिल्कुल पतली हो जाती है। उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज आती है और प्रोलिफरेटिव फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज आती है 5 से दिन तक, 5 दिन से लेकर 14 दिन तक आती है प्रोलिफरेटिव फेज, और उसके बाद आती है सिक्रेटरी फेज। और सिक्रेटरी फेज में ये एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है, अचानक इतनी बड़ी रहती है और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है वापस फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और एंडोमेट्रियम फिर से पतली हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल पहले जो है 0 से लेकर 14 दिन तक बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम है और उसके बाद 36.4 से लेकर 36.7 मतलब
0.3 डिग्री का टेम्परेचर का वेरिएशन आ जाता है ओवुलेशन होने के जस्ट नेक्स्ट डे से लेकर, तो थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रहता है बाद में बॉडी का। तो ये हो गया ब्लीडिंग फेज, इसको अपन मेंसेस भी बोलते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं, मींस नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। कार्पस ल्यूटियम जो डिसअपियर हो जाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने से क्या होता है कि क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स क्या होता है उनमें कंस्ट्रिक्शन होता है, और वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा कि यूट्रस जो है उसकी एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई कम होगी तो उनको नेक्रोसिस होगा, और ये क्या हो जाएगी, शेडिंग हो जाएगी, मतलब एंडोमेट्रियम जो है वो टूटने लगेगी। अब अपन बात करें तो चलो कोई नहीं, इसमें यही बात है। एट द लास्ट ऑफ दिस फेज, मतलब ब्लीडिंग फेज जो है उसके लास्ट में एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो 1 mm रह जाती है। ब्लीडिंग फेज यहाँ से स्टार्ट हुई और इसके बाद में लास्ट ये जब खत्म हो रही है, जब 5वें-6ठे दिन खत्म हो रही है, तब एंडोमेट्रियम की थिकनेस 1 mm रह जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की थिकनेस फिर से वापस बढ़ने लगती है और एंडोमेट्रियम की थिकनेस फिर से बढ़ जाती है। उसके बाद में आती है प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब फिर से जो है एंडोमेट्रियम जो है वो वापस बढ़ने लगती है, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज आती है, ये प्रोलिफरेटिव फेज, एंडोमेट्रियम की साइज फिर से बढ़ने लगती है, और 14 दिन के बाद में जो फेज होती है उसको अपन बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। तो देखो प्रोलिफरेटिव फेज में जो होती है सेल्स की संख्या बढ़ती है, जबकि सिक्रेटरी फेज में और ज्यादा मोटाई होती है, वो सेल्स की साइज बढ़ने के कारण होती है। प्रोलिफरेटिव फेज में डिवाइडेशन होता है, और इससे क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स, संख्या बढ़ती है, ठीक है, और ये किस कारण होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। ग्रोइंग फॉलिकल, फॉलिकल जो बढ़ रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, और इस स्टेज के अंत में जो है वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस 3 से 4 mm हो जाती है, और उसके बाद आती है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज कब स्टार्ट हो रही है, ये जो सिक्रेटरी फेज है अपनी वो स्टार्ट हो रही है, सिक्रेटरी फेज जो है वो 14 दिन के बाद स्टार्ट हो रही है, और ये सिक्रेटरी फेज, इसमें भी जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही है, और एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो किस कारण से बढ़ रही है, क्योंकि सिक्रेटरी फेज के अंदर जो है एंडोमेट्रियम की सेल्स के अंदर हाइपरप्लाजिया होता है, हाइपरप्लेजिया मतलब हाइपरट्रॉफी होती है। एक तो होता है, एक शब्द होता है हाइपरप्लेजिया और एक शब्द होती है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज में बढ़ना, और हाइपरप्लेजिया मतलब होता है संख्या में बढ़ना। तो संख्या में सेल्स कब बढ़ती है, संख्या में सेल्स बढ़ती है प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान, और सिक्रेटरी फेज के दौरान जो सेल्स होती है उनकी साइज बढ़ती है, उसको बोलते हैं अपन हाइपरट्रॉफी। इससे एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है इस स्टेज के बाद में 5 to 6 mm हो जाती है। एंडोमेट्रियल थिकनेस 5 to 6 mm हो जाती है इस स्टेज के बाद में। अब बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फॉलिकुलर फेज को रेगुलेशन कौन करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवुलेशन को रेगुलेट कौन करता है, एलएच हार्मोन। ल्यूटियल फेज एफएसएच और एलएच करता है। ब्लीडिंग फेज जो है वो ब्लीडिंग कब हो रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का दोनों का लेवल कम हो रहा है। प्रोलिफरेशन फेज में एस्ट्रोजन काम आ रहा है, और सिक्रेशन फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे ज्यादा हो रहा है, एस्ट्रोजन भी है। प्रेग्नेंट लेडी में कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है, कार्पस ल्यूटियम को रिप्लेस करने का काम कौन करता है, मेंटेन करने का काम कौन करता है। देखो कार्पस ल्यूटियम जनरली क्या होती है, 14 दिन बाद बनती है और 28 दिन पे कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाती है, लेकिन यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम 3 महीने तक बनी रहती है। कार्पस ल्यूटियम कब तक बनी रहती है, 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक। तो इस 3 मंथ्स तक कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का काम कौन करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एचसीजी हार्मोन। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो क्या इफ दोनों ओवरीज को हटा देंगे, किसी फीमेल के अंदर दोनों ओवरीज को हटा देंगे तो मीनोपॉज हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन आएगा ही नहीं, एस्ट्रोजन नहीं होगा तो फिर प्रोजेस्टेरोन भी नहीं होगा, और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये था अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स।
आवाज नहीं आ रही है सर। अब आवाज आ रही है? यस। हाँ, चलो ठीक है, बता दिया करो, आवाज नहीं आई मेरे पास, मैंने माइक बंद करके रखा था। ठीक है, तो अपन देखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो है वो देखो, एक तो हो सकता है हाइपोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, और दूसरा होता है हाइपरमेनोरिया। हाइपो का मतलब होता है कि ब्लीडिंग जो है वो लेस देन 20 ml पर पर साइकिल यदि 20 ml से ब्लड कम हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। ठीक है, हाइपोमेनोरिया। और यदि ब्लड जो है वो 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस कंडीशन को अपन ने बोल दिया हाइपरमेनोरिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर है, एक है ओलिगो और दूसरा है पॉलीमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया और पॉलीमेनोरिया। पॉली का मतलब है संख्या ज्यादा, और ओलिगो का मतलब वह संख्या कम। मतलब एक साल में जितने मेंस्ट्रुअल साइकिल आने चाहिए उनकी संख्या यदि कम हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं ओलिगो, और उनकी संख्या यदि ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। देखो, ओलिगो में संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, संख्या कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल 28 डेज का एक साइकिल होना चाहिए, लेकिन ये साइकिल बढ़कर 35 दिन का हो गया, 40 दिन का हो गया, 30-32 दिन का हो गया। यदि साइकिल की लंबाई बढ़ गई, इसका मतलब पूरे वर्ष में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की संख्या जो है वो हो जाएगी कम, तो उसको बोला ओलिगोमेनोरिया। उसका उल्टा होता है, संख्या ज्यादा हो जाएगी, मतलब नॉर्मल साइकिल 28 डेज का होता है, लेकिन यहाँ साइकिल 20 डेज का ही हो गया। 20 डेज बाद में साइकिल हो रहा है, चेंज हो रहा है, 22 के बाद में हो रहा है, 24 डेज के बाद में हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन कह रहे हैं क्या, पॉलीमेनोरिया, संख्या ज्यादा बढ़ रही है। इसी तरीके से डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया का मतलब है पेनफुल। यदि मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन को बोल रहे हैं पेनफुल। और इसी तरीके से एक है मेटोरेजिया। मेटोरेजिया का मतलब होता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, आल्सो कॉल्ड स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स। मतलब जो है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर हो रही है, तो उसको बोलते हैं मेटोरेजिया। और एमेनोरिया का मतलब होता है बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल आना ही बंद हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं एमेनोरिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल आना ही बंद हो जाए उसको बोलते हैं एमेनोरिया। ठीक है, तो एमेनोरिया का मतलब क्या है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का अब्सेंस जो है वो हो सकता है कि या तो किसी बीमारी की वजह से हुआ हो, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी तो एमेनोरिया हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को भी ओपन जो हुआ वो एमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये मेंस्ट्रुअल एमेनोरिया हो गया। डिसमेनोरिया का मतलब है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी भी कारण से कोई फिजिकल कंडीशन या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, कोई दर्द ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन पेन। ठीक है, और उसके बाद में पेनफुल मेनोरिया को डिसमेनोरिया बोल दिया। इसके बाद में मैंने कहा हाइपर मेनोरिया। हाइपर का मतलब होता है ब्लीडिंग ज्यादा, हाइपर का मतलब 80 ml से ज्यादा ब्लड हो रहा है तो उसको बोला हाइपर मेनोरिया। पोली का मतलब संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों की संख्या कम हो जाएगी। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की संख्या ज्यादा तो साइकिल कम डेज का हो जाएगा, पोली हो जाएगा। हाइपो का मतलब वो ब्लीड कम हो रहा है। ठीक है, ब्लीड कम हो रहा है। ओलिगो का मतलब हो रहा है हाइपो का मतलब ब्लड कम, 20 ml से कम, और ओलिगो का मतलब संख्या कम। ठीक है, संख्या कम होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेज की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और इसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और मेटोरेजिया का मतलब है इरेगुलर असाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग। मतलब नॉर्मली तो 28 डेट का साइकिल होता है, लेकिन 10 दिन में 15 दिन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, उसको बोलते हैं मेटोरेजिया। और मीनोमेटोरेजिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सो इरेगुलर दैट द मेंसेस कैन नॉट बी काउंट। बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंसेस की संख्या को काउंट ही नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं। तो ये हो गया सब मीनोमेटोरेजिया। अब बात करते हैं मेनोपॉज की। ठीक है, तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं मेनोपॉज। कहाँ गया?
तो ये जो मेनोपॉज है, मेनोपॉज का मतलब ये हुआ कि जब फीमेल्स की जो एज जो है वो मोर देन 45 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स के बीच में यदि एज हो जाती है, 45 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स के बीच में एज हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि ओवरीज के अंदर जो है वो फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होना बंद हो जाते हैं और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं अपन मीनोपॉज। तो फेलोपियन ट्यूब मीनोपॉज होता है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ ओवुलेशन, ठीक है, अनओवुलेशन वाली कंडीशन होती है, उसको मीनोपॉज बोलते हैं। 40 से मतलब 45 से 55 साल के बीच में हो सकता है। आर्टिफिशियल मीनोपॉज भी हो सकता है, किसी सर्जिकल मीनोपॉज हो सकता है कि ओवेरी या यूट्रस को अपन रिमूव कर दें तो भी मेनोपॉज हो सकता है, या फिर किसी और कारण से रेडिएशन एक्सपोजर के कारण भी मेनोपॉज हो सकता है। देखो क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ओवेरी, यदि ओवेरी को अपन रिमूव कर देते हैं सर्जरी के द्वारा तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवेरेक्टोमी। यूट्रस को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, और फेलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है तो उसको बोलते हैं सैल्पिंजेक्टोमी, ठीक है। साल्पिंज भी बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब को, और साल्पिंज का रिमूवल, फेलोपियन ट्यूब का रिमूवल होता है वो तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन सैल्पिंजेक्टोमी, ठीक है ना, सैल्पिंजेक्टोमी। रिमूवल ऑफ यूट्रस तो उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। हाँ, हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी होती है। हिस्टेरेक्टोमी जो है या तो हो सकती है पैन हिस्टेरेक्टोमी, मतलब पूरे का पूरा जो है उसको ये यूट्रस को निकाल देते हैं। देखो एक तो होता है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, मतलब साथ में लिम्फ नोड वगैरह सब कुछ निकाल दो, ठीक है। देखो यहाँ पर एक डायग्राम हो गया। देखो एक तो होता है सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी, फिर होता है टोटल हिस्टेरेक्टोमी, एक होता है पैन हिस्टेरेक्टोमी और एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी और रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। तो देखो यहाँ पर डायग्राम होगा शायद ये वाला। तो ये जो केसरिया कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ऑरेंज वाली लाइन दिखाई दे रही है, और उसके अंदर एक और लाइन दिखाई दे रही है गुलाबी लाइन वाली, पिंक वाली लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये पिंक वाली लाइन यहाँ पर, यस ये पिंक वाली लाइन से यदि इसके अंदर अंदर के यूट्रस को काट के बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन सब टोटल, ठीक है ना, सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। उसके बाद में टोटल हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है पूरे यूट्रस को निकाल देते हैं। टोटल हिस्टेरेक्टोमी में ये जो लाइन है इधर केसरिया वाली लाइन, ये यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक सर्विक्स भी निकाल देते हैं, ठीक है, सर्विक्स भी। सब टोटल में तो क्या किया, बॉडी निकाला, ठीक है, फंडस निकाला और बॉडी और फंडस निकाला, और टोटल हिस्टेरेक्टोमी में बॉडी, फंडस और साथ में सर्विक्स भी निकाल देते हैं सर्जरी से, तो रिमूव करके यूट्रस को, ठीक है ना। कहाँ गया ये, सब टोटल में तो फंडस बॉडी निकाला, टोटल में क्या गया, कंप्लीट पूरा यूट्रस निकाल दिया, फंडस बॉडी सर्विक्स तीनों को। पैन हिस्टेरेक्टोमी, एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी और रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी में क्या करते हैं कि ये देखो ये पूरा का पूरा निकाल देते हैं सारा। कहाँ गया, एक मिनट, ये रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी में पूरे लिम्फ नोड तक पूरा दोनों फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी, यूट्रस वगैरह, वेजाइना सब कुछ निकाल देते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं पैन हिस्टेरेक्टोमी, पूरा पैन हिस्टेरेक्टोमी वाली कंडीशन। तो मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज एज ज्यादा हो जाती है, उसमें क्या होता है कि फॉलिकल्स जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करवाते ड्यू टू फॉलिकल रेसिस्टेंट टू एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, लेकिन जो फॉलिकल्स उस एफएसएच के प्रति रेस्पॉन्ड नहीं हो पाते और फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बनेगा, ओवुलेशन नहीं होगा, और ओवुलेशन नहीं होगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीजेस हो जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएंगे, और इस तरीके से मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज हो जाने के बाद में क्या होता है कि फीमेल्स में कुछ चेंजेस होते हैं कि ओवरी की साइज छोटी हो जाती है, यूट्रस जो है कई बार प्रोलैप्स हो जाता है, यूट्रस बाहर बॉडी से बाहर आने लगता है, यूट्राइन प्रोलैप्स वाली कंडीशन हो जाती है। वेजाइना की जो है वो पीएच जो नॉर्मली एसिडिक हो जाती है, लेकिन एसिडिक होती है, लेकिन किस कारण से पीएच में भी चेंजेस जाते हैं। न्यूट्रल या अल्कलाइन हो सकती है मेनोपॉज के बाद में। बोन मास, बॉडी के अंदर क्या होता है कि मोर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर हो जाते हैं मेनोपॉज होने के बाद में। लेडीज में हड्डियां कमजोर हो जाती है क्योंकि उनके फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से क्या होता है कि कैल्शियम जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है, सीरम कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी तो बॉडी के बोन्स के अंदर जो है वो कैल्शियम नहीं जा पाएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स में क्या आते हैं कि हार्ट जो है, हार्ट डिजीजेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है और हार्ट के अंदर जो है वो मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जमने के चांसेस रहते हैं। फेलोपोस्कोपी, सैल्पिंजोस्कोपी वगैरह करके जो है स्टडी कर दी जाती है। और आफ्टर मेनोपॉज जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इन दोनों का बैलेंस बढ़ जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की संख्या मात्रा बढ़ जाती है और एचडीएल की मात्रा जो है घट जाती है। देखो अपना जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, अपन लिपोप्रोटीन जो खाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एचडीएल और दूसरा होता है एलडीएल। एलडीएल जो है वो अपने बॉडी के अंदर, मतलब जो खाना खा रहे हैं उसमें कम मात्रा में हमें खाना चाहिए, और एचडीएल जो है वो ज्यादा खाना चाहिए, अपने ब्लड के अंदर ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। लेकिन मेनोपॉज के बाद ये उल्टा हो जाता है, एचडीएल जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए वो तो कम हो जाता है, और एलडीएल जो कम होना चाहिए वो ज्यादा हो जाता है, तो कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। इंटेग्यूमेंट्री चेंज, स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और इस तरीके से जो है वो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में क्या हो जाता है, वेजाइना की पीएच अल्कलाइन हो जाती है, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, वेजाइना के अंदर कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस, ट्राइकोमोनियासिस, मोनालियासिस, क्लेमाइडियासिस वगैरह इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साइकोलॉजिकल अपसेट भी होता है पेशेंट को। मैनेजमेंट क्या किया जाता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या नॉन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। बाहर से कुछ टेबलेट दी जाती है जिनमें कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है कुछ दिन के लिए। नॉन हार्मोनल थेरेपी में जो है क्लोनिडीन देते हैं। ये क्या करता है, सिविरिटी ऑफ हॉट फ्लैश, मतलब शरीर जो भारी भारी लगता है उसको कम करने का काम करता है क्लोनिडीन, तो ये ड्रग दिया जाता है। इस तरीके से जो है आज अपनी क्लास यहीं पे खत्म होती है। अपना आज फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बारे आगे जो है अपन कल पढ़ेंगे इसके आगे।